हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल, आईआईटी बीएचयू से। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। एकदम जीरो से लेकर के हम जेई मेन लेवल तक पढ़ने वाले हैं। और अगर आज तक तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ भी नहीं पता या तुमने पढ़ा था और तुम्हें सही से समझ में नहीं आया था, कोई भी केस हो, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद तुम प्रोजेक्टाइल मोशन का जेई मेन का तो कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ये वीडियो पार्ट है फाइनल लैब सीरीज का, जिसमें हम 90 डेज के अंदर पूरी जेई मेन की फिजिक्स करने वाले हैं। और ये सीरीज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। इसमें मेरे को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुम्हें और ऐसा कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार इन पिक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से देखो। पहला है दिवाली का रॉकेट, जो कि तुम में से मैक्सिमम लोगों ने अभी चलाया ही होगा, क्योंकि दिवाली को कुछ ही दिन हुए हैं। और नहीं भी चलाया तो तुमने देखा तो जरूर होगा। तो देख सकते हो, ये भी जमीन से बेसिकली अगर तुम एकदम सीधा चलाओगे तो ये बिल्कुल वही अपवर्ड प्रोजेक्शन वाला मोशन करेगा, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमेशा तुमसे देखा होगा तुमने कि ये एंगल पर ही चलता है। और कुछ लोग तो हाथ में लेकर के भी चलाते हैं, तो वो तो एंगल पर ही चलाते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने एंगल पे इसको इस तरीके से छोड़ा, तो उसके बाद जो उसका पाथ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और इसी पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ। और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल। तो इस टाइप का कोई भी मोशन अगर होगा ना, जो इस तरीके का कुछ पैराबोलिक पाथ, बेसिकली ये पैराबोला है। अगर तुम्हें पता है पैराबोला क्या होता है तो कोई अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो तुम्हें मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बट आई होप तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो तो, इस पॉइंट तक, क्योंकि ये मैथ में ऑलरेडी बता दिया जाता है। और बेसिकली जो तुम्हारे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है उस तरीके का। तो अभी तुम इतना समझ लो कि ये इस तरीके का जो शेप है इसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो ये अगर पैराबोलिक शेप का तुम्हें कोई पाथ दिख रहा है तो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ, और इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। अब अगर तुमने दिवाली का रॉकेट नहीं भी देखा तो यार क्रिकेट तो ऑलमोस्ट सब देखते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट में तुमने कई बार ये देखा होगा कि दो बॉल्स के बीच में तुमने देखा होगा इस तरीके का वैगन व्हील बन के आता है। तो ये जो दिखा रहा है ये बेसिकली क्या है, ये बॉल का पाथ है। तो बॉल ने जिस तरीके का पाथ फॉलो किया है, और तुमने ये भी सोचा होगा कि ये लोग एकदम तुरंत तुरंत ये कैसे बता देते हैं भाई कि 89 मीटर दूर गया, ये 77 मीटर, ये 86 मीटर, कितना लंबा छक्का है, तुरंत कैलकुलेट होकर के आ जाता है एकदम इंस्टेंट, कैसे भाई। तो वो भी तुम कैलकुलेट कर पाओगे इस वीडियो के बाद, कि अगर तुम्हें उस बॉल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे उसको कितनी स्पीड से छोड़ा गया ये सब पता होगा, तो तुम ये इंस्टेंटली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी हम इसमें आगे देखेंगे। और ये बात तो तुमने देखा ही होगा, क्योंकि क्रिकेट सब देखते हैं। इसके अलावा तीसरा तुम्हारे पास ये देख सकते हो बास्केटबॉल, जो क्रिकेट नहीं खेलता भाई, बास्केटबॉल खेलते होगे तुम, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है। बॉल को इस तरीके से जब हम बास्केट में डालते हैं तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसके अलावा फुटबॉल तुम अगर खेलते हो, ये तीनों ही नहीं, क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों ही नहीं देखते हो, फुटबॉल देखते हो। तो फुटबॉल में भी भाई जब तुम लेट से पेनल्टी मारने जा रहे हो, तो तुमने जो बॉल को किक किया है, जो बॉल का पास होता है, इन दैट केस ऑल्सो वो प्रोजेक्टाइल होता है। तो प्रोजेक्टाइल अपने आसपास हर जगह ही है, ठीक है। अब इसी को बस हमें देखना होता है कि इसको हम बेसिकली कैसे, इसके लिए जैसे मैंने तुम्हें बोला, ये एकदम एग्जैक्टली हम तुरंत बता सकते हैं कि कितनी दूर या कितनी रेंज, इसको हम बोलते हैं कितना रेंज है प्रोजेक्टाइल का, या फिर कितनी दूर कितना लंबा छक्का मारा वो चीज। तो ये सारी चीजें हम इंस्टेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, उसको अभी हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज अ 2D मोशन। तो देखो, प्रोजेक्टाइल एक तरह का टू डायमेंशनल मोशन है। तुम ध्यान से देख सकते हो, ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। बेसिकली बॉल जो है वो इस प्लेन में, मतलब अगर मैं इस प्लेन को स्टैग्नेट करूं तो एक प्लेन में इस तरीके से एक्स और वाई, अगर मैं ऐसे बना लूं, वाई, एक सेकंड ये ले लेता हूँ। अगर मैं इस तरीके से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लूं तो ये एक्स वाई एक्सिस में ही घूम रही है, जेड कोऑर्डिनेट में इसका कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो 3D नहीं, 2D मोशन है। सिमिलरली ये भी अगर मैं इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बना लूं तो ये एक्स वाई में इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक 2D मोशन है। और सिमिलरली ये भी, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल एक तरह का 2D मोशन होता है। अब 2D मोशन होता कैसा है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले, कि 2D मोशन आखिर होता क्या है। खैर, नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी एक प्लेन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट से तुम्हारी कॉपी का पेन है, सॉरी कॉपी का प्लेन है, तो उसमें तुमने अपना पेन रखा है इस तरीके से, एक सेकंड, इस तरीके से तुमने अपना पेन रखा, और कहीं भी तुम मूव करोगे ये एक तरह का 2D मोशन है, क्योंकि ये केवल दो डायमेंशन में मूव कर रहे हो तुम। इससे पहले तक जो भी हम तक अभी तक करते आ रहे थे वो था स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन, कि हम आगे गए उसी लाइन पर वापस आए, आगे गए वापस आए, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे थे। अब हम इस पूरे प्लेन में कहीं पर भी चल सकते हैं, तो इस तरीके का कोई भी मोशन होगा तो वो एक टू डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। और अगर हम इस कॉपी के प्लेन के बाहर भी आने लगे तो वो 3D मोशन हो जाएगा। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो 2D मोशन सिंपल था है कि एक प्लेन के अंदर होने वाला मोशन, मतलब जिसको हम इस तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर हम मान लें, तो हम उसमें उसके हर एक पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मोशन जो केवल दो डायरेक्शन में हो रहा हो, थर्ड डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जो इस केस में तुम्हारी कॉपी के पन्ने के ऊपर या नीचे की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो वो इन्वॉल्व नहीं है, केवल दो डायरेक्शन से मोशन हो रहा है, दैट इज अ 2D मोशन। अब इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख सकते हो। अ मोशन इन विच एंगल बिटवीन यू एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू पाई, ठीक है। ऐसा क्यों भाई? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू पाई होगा
तभी तुम्हारा वो मोशन टू डायमेंशनल मोशन होगा। अदरवाइज अगर ये जीरो या पाए हो जाए तो क्या होगा भाई, तब वो वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। क्यों, अभी देखते हैं। इस एक्सेलरेशन के जरा कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो एक कंपोनेंट आएगा इसका इधर अलोंग द वेलोसिटी, एक सेकंड। तो इस एक्सेलरेशन के अगर अपन कंपोनेंट्स लेते हैं तो एक आएगा अलोंग द वेलोसिटी, ये रहा, और एक आएगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है, जो अलोंग द वेलोसिटी होगा वो होगा ए कॉस थीटा। ये तुम्हें वेक्टर अगर तुमने पढ़ा तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो एक बार वेक्टर्स का वीडियो देख लेना। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि काइनेमेटिक्स से पहले तुम्हें वेक्टर्स आना चाहिए, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वेक्टर्स का वीडियो अवेलेबल है, जाकर के उसको देख सकते हो। ठीक है, ए कॉस थीटा और ये है तुम्हारा ए साइन थीटा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आ गए। अब ध्यान से देखो ये दोनों कंपोनेंट्स करेंगे क्या, है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट्स है वांट्स टू चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, या वांट्स टू चेंज द स्पीड, सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये स्पीड को चेंज करेगा। जैसा कि अभी हम देखते आ रहे थे वन डायमेंशनल मोशन में, जब तुम्हारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो ऐसे होता था या तो ऐसे होता था, है ना। मतलब सेम डायरेक्शन में या फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि थीटा इक्वल टू जीरो पे या थीटा इक्वल टू पाई पे। तो उस केस में क्या होता था, अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो बॉडी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती थी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बॉडी की स्पीड घटती जाती थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका एक कॉम्पोनेंट है जो कि इस लाइन के अलोंग आ रहा है और एक इसके क्या कहते हैं परपेंडिकुलर आ रहा है। तो जो अलोंग आ रहा है उसका काम बिल्कुल वैसा ही है जो एक्सेलरेशन अभी तक हम देखते आ रहे थे। ये क्या करेगा, चेंज द स्पीड, स्पीड को चेंज करने का काम करेगा। अभी तुम देख सकते हो कि इस तरीके से आ रहा है कि ये ए कॉस थीटा और यू का डायरेक्शन सेम है, तो ये स्पीड को जाहिर सी बात है बढ़ाने का काम करेगा। अगर यही एक्सेलरेशन मेरा ऐसा ना होकर के ऐसा कुछ होता तो इसका कंपोनेंट एक आता ऊपर एक आता इधर। तो अब जो इधर आता ये बेसिकली वेलोसिटी से उल्टे डायरेक्शन में जाता, तो ये क्या करता भाई, इसको घटाने का काम करता। ठीक, तो एक चीज समझ में आ गई कि जो कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी या उसकी लाइन पर आएगा दैट विल चेंज द स्पीड, है ना, जैसा कि अभी हम देखते आ रहे थे। बट फिर ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या करेगा, ये हर टाइम क्या करेगा, वांट्स टू चेंज द डायरेक्शन, है ना। तो ये इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। कैसे, देख सकते हो। अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं, अगर एक पार्टिकल यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, इनिशियल उसके पास बस एक ये यू वेलोसिटी है जो हमने स्टार्टिंग में दे रखी थी। ठीक है, इनिशियल उसके पास केवल एक यू यू वेलोसिटी है। तो होगा क्या कि अगर केवल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चलता रहता, स्पीड आगे बढ़ती रहती। बट अब क्या है कि इसके अभी तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना, मतलब अभी केवल इसके बाद इधर की तरफ यू वेलोसिटी है। फिर ये वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और इधर की तरफ इसके बाद अभी ऊपर की तरफ जीरो वेलोसिटी है, बट थोड़ी देर बाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर थोड़ा और आगे जाओगे और बढ़ जाएगी, इस तरीके से। तो इसका मोशन कुछ ऐसा सा होगा, ऐसा सा, समझ रहे हो बात को। इधर तरफ जाता रहेगा, मतलब ये इसका एक कंपोनेंट इस तरफ मूव करता रहेगा, एक इधर मूव करता रहेगा। बेसिकली ये इस 2D में मूव करेगा, 2D प्लेन में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का मोशन दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अगर यही एक्सेलरेशन तुम्हारा जो है केवल इसके अलोंग होता या इसके अपोजिट होता, जीरो या पाई होता, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो जाता, केवल यही काम हो रहा होता स्पीड चेंज होने का। बट अब क्या, डायरेक्शन भी चेंज होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलो, तो अब अपने को समझ में आ गया कि एक 2D मोशन क्या होता है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह का 2D मोशन ही होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में देख लिया। ठीक है, 2D मोशन इन विच अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सच दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू पाई। बेसिकली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, मतलब जो फोर्स इन्वॉल्व है केवल ग्रेविटी का फोर्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इसके अलावा कोई और तरह का फोर्स या एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कौन सा इन्वॉल्व है, केवल ग्रेविटी का। ठीक है, वो कैसा होता है, डाउनवर्ड जी का। तो जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। या फिर कई प्रॉब्लम्स में इसको 10 भी बोल देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई बॉडी अगर हम किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब इनिशियल उसको कुछ वेलोसिटी देंगे और उस पर फोर्स केवल लग रहा होगा ग्रेविटी का, तो उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसमें एक खास बात ये होगी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू पाई, मतलब उस वेलोसिटी जो हम दे रहे हैं और जो ग्रेविटी का डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल जीरो या पाई नहीं हो सकता। देख सकते हो, जीरो या पाई होगा तो क्या होगा भाई, लेट से ये हमारा पार्टिकल, एक सेकंड, लेट से हमारा पार्टिकल है, इसको हमने ऐसे ऊपर की तरफ यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा नीचे की तरफ माइनस, या फिर माइनस क्या लिखी दिया एरो से समझ में आ ही रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या है कि एक्सेलरेशन ये है और वेलोसिटी ये है, इनके बीच का एंगल कैसा हो गया भाई, पाई हो गया, ये दोनों सेम लाइन पर आ गए।
या फिर अगर ऐसा कर देता मैं कि इधर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देता तो दोनों का एंगल जीरो हो जाता, तो उस केस में क्या वो एक 2D मोशन रहता? नहीं, वो केवल एक वन डायमेंशनल मोशन बन के रह जाता। और ये वाला मोशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपवर्ड प्रोजेक्शन के केस में, कि ऊपर जाता है वापस आता है उस तरीके का। बट अब ये थीटा जो है जीरो या पाई के अलावा मैं कुछ भी कर दूं, मतलब ग्रेविटी है बट इसको मैं ऐसे कुछ एंगल पर, है ना, विद एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर दूं विद द हॉरिजॉन्टल, तो इस केस में जो मोशन होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसी को अब हम स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं। तो अब समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। लेट से ये जो एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, इस तरीके का अगर मैं जेड बना दूं, तो ये जो एक्स जेड प्लेन है ये तुम्हारी जमीन है, ठीक है, कोई भी जमीन हो गई। और एक्स जो है वो तुम्हारे मतलब एक्स जेड प्लेन जमीन है, और वाई तुम्हारी वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैंने कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जमीन से, तो वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन में अपना मोशन करेगा। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि उसका मोशन एक्स वाई में होगा। जेड में हम आगे पीछे डेप्थ में कोई मोशन नहीं कर रहे, केवल एक्स वाई में मोशन होगा, ठीक है। अब एक्स वाई में इसका मोशन होगा, मैं जेड एक्सिस उड़ा देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अपने को क्योंकि ये 2D मोशन है ना। तो एक्स वाई में मोशन हुआ, एक्स है हॉरिजॉन्टल। अब मैंने कोई लेट से एक यहाँ पे पार्टिकल है जिसको मैंने इस तरीके से कुछ वेलोसिटी दी, देखना ध्यान से, यू वेलोसिटी दी, और ये इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी मैंने इसको दी, तो अब इसका मोशन कैसा होगा हम इसको समझते हैं। चलो, एक्सेलरेशन कौन सा इन्वॉल्व है इस मोशन में? अभी हमने बात की कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जब हम किसी पार्टिकल को ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ग्रेविटी के अलावा दूसरे फोर्सेस हो सकते हैं, उस केस में मोशन बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो चीजें निकालेंगे वो फार्मूले, वो चीजें हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बट जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो तुम आगे दूसरे क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर मोशन हो रहा है दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, देखना ध्यान से, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो कि होगा नीचे की तरफ, यानी कि माइनस वाई डायरेक्शन में, v इज इक्वल टू -9.8 जे कैप। आई होप समझ में आ रहा होगा। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है, ठीक है, आगे लगा सकते हो। तो ये केवल एकमात्र एक्सेलरेशन ये होगा। चलो, एक काम करो, सबसे पहले अपन को समझ में आ रहा है यू जो है इसके कंपोनेंट ले लेते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यू का कंपोनेंट लेंगे तो एक डायरेक्शन आएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको हम बोल देंगे यू कॉस थीटा, और इसको मैं यू हॉरिजॉन्टल बोल सकता हूँ, ठीक है, ऐसा भी। और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं बोलूंगा यू परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू होगी यू साइन थीटा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दो कंपोनेंट्स आ गए। अब हम इन दोनों मोशन, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनको हम दो अलग अलग मोशन की तरह एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है, या चलो पहले वाई डायरेक्शन में देखते हैं। वाई डायरेक्शन क्योंकि एक्सेलरेशन दिख रहा है, एक्स में तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में देखो, हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, यानी कि वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, एक जगह सेपरेट एनालिसिस कर सकते हैं अपन। तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अपने पास इस तरीके से एक वेलोसिटी है। एक सेकंड, क्या हो गया, है ना। तो ये है यू साइन थीटा। और एक्सेलरेशन अपने पास क्या है, उसको मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ यू साइन थीटा। और एक्सेलरेशन अपने पास क्या है, ऐसे नीचे की तरफ है, और उसकी वैल्यू कितनी है भाई, जी का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, ये एक्सेलरेशन है अपना, ठीक है। तो ये एक तरह का वन डायमेंशनल मोशन है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ठीक है, मतलब एंगल पाए हो गया। तो ये एक तरीके का वन डायमेंशनल मोशन है, और बेसिकली ये वो मोशन है जो अभी हम पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, इससे पहले, जो कि था हमारा अपवर्ड प्रोजेक्शन वाला मोशन। तो उसका मोशन कैसा होगा भाई, अगर केवल हम वाई डायरेक्शन के मोशन की बात करें, तो एक वेलोसिटी हमने ऊपर की तरफ दी और उस पर ग्रेविटी लग रही है, तो कैसा मोशन होगा, तो ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो ये मोशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड, इसको ढंग से बना लेते हैं थोड़ा। कुछ इस तरीके का मोशन हो जाएगा, अरे यार, एक सेकंड, है ना, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके का मोशन हो जाएगा एक्चुअली सेम लाइन में। अब इधर क्या होगा भाई, जितनी देर तक ये ऊपर जा रहा था, पहले क्या होता था हमारा, जो हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते थे, तो इसका इस एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती थी, केवल ऊपर की तरफ वेलोसिटी होती थी, ये ऊपर जाता था वापस आ जाता था। बट अब जितनी देर तक ये ऊपर जा रहा है और वापस आ रहा है, उतनी देर तक ये वेलोसिटी भी तो है इसके पास। तो बेसिकली ये केवल ऊपर जाके वापस नहीं आ रहा होगा, ये ऊपर जाते जाते आगे भी बढ़ रहा होगा। तो इसका साथ साथ आगे कितना बढ़ेगा, जितनी भी देर ये मोशन हुआ, उतनी देर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, उतने टाइम को हम इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो उतना डिस्टेंस ये आगे भी बढ़ गया होगा। तो एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन कैसा होगा, ध्यान से देखना, ये यहाँ से चलना चालू हुआ और ऐसे चला जा रहा है, इस तरीके का। क्योंकि इसमें केवल वेलोसिटी है, ध्यान से देखना, इसमें केवल इस तरफ एक वेलोसिटी है, वो कितनी है, यू कॉस थीटा। क्या एक्सेलरेशन कुछ है, एक्सेलरेशन जीरो, ए एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स में एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, केवल एक वेलोसिटी है, तो एक्स का मोशन भी इस तरीके से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जा रहा है। तो अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो इसका मोशन तुम्हें जो देखने को मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
जिसमें तुम्हारा ये मोशन हो रहा है साइमल्टेनियसली, ये मोशन हो रहा है बेसिकली, ये हर पॉइंट पर आगे ऊपर भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है ये कांस्टेंट स्पीड से, और ऊपर बढ़ रहा है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जिसमें एक इनिशियल वेलोसिटी थी बट वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। तुम देख सकते हो, अगर मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात करूं हर पॉइंट पर, तो ये है तुम्हारा टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। लेट से मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर जो यू एक्स होगा वो यू कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट पर भी जो एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी होगा वो यू कॉस थीटा ही रहेगा। सिमिलरली मैं इधर का कोई पॉइंट ले लूँ तो इस पर भी जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो यू कॉस थीटा ही रहेगा। और मैं इधर का कोई पॉइंट ले लूँ तो इस पर भी जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट वुड बी यू कॉस थीटा, ठीक है ना। एक सेकेंड, बट क्या वाई कंपोनेंट भी हर जगह सेम होगा? नहीं, वाई कंपोनेंट देखोगे अगर तुम, तो यहाँ पर यू साइन थीटा था, यहाँ पर कुछ उससे कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ और कम हो जाएगा। और एक सेकेंड, और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो यहाँ पर इसके पास एक्स में तो वेलोसिटी वही होगी यू cos थीटा, क्योंकि उधर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो चेंज ही नहीं होगी। बट वाई में क्या होगा, वी वाई तुम्हारा जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पर। फिर यहाँ देखोगे, अब यहाँ से वाई पलटने लगा, यहाँ पे वाई तुम्हारा कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, वी वाई उल्टे डायरेक्शन में, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये कुछ नहीं है, जैसा वेलोसिटी प्रोफाइल इसमें होता है कि ऊपर जाते जाते, जैसे यहाँ पर जो वेलोसिटी है थोड़ा ऊपर और कम और कम और कम, एक जगह टॉप मोस्ट पे जाके जीरो, फिर नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, और फिर उतनी ये। और ये भी अपने को पता है कि अगर मैं इस तरीके से एक लाइन बना दूं तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, ये हम ऑलरेडी अपवर्ड प्रोजेक्शन के टाइम पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि इसको हम दो वन डायमेंशनल मोशन की तरह देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब यही चीज यहाँ पे लिखिए, नाउ वी नो दैट अ प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन। तो दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन का एक साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ही तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जो तुम यहाँ पर देख सकते हो। और तभी तुम्हें ऐसा सा पाथ देखने को इसका मिलता है, क्योंकि केवल ऊपर जाता तो ये पाथ मिलता, केवल आगे जाता तो ये पाथ मिलता, दोनों एक साथ हो रहा है तो इस तरीके से तुम्हें पाथ देखने को मिल रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें ये। अब आगे बढ़ते हैं, तुमसे यहीं पर अगला सवाल है, कैन यू राइट द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन बोथ डायरेक्शन। ये तो दो वन डायमेंशनल मोशन है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मतलब बेसिकली पोजीशन की इक्वेशन की पोजीशन कैसे वेरी करेगी विद टाइम, क्या तुम ये लिख सकते हो इन दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग? चलो देखते हैं। तो ये रहा अपना, ये मैंने यहाँ पर फिर से बना लिया है, ठीक है, ये रहा अपना फिगर, ठीक है। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अपन इक्वेशन लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन की पहले बात करेंगे, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में अपने पास क्या क्या गिवन है, यू एक्स तो अपना यू कॉस थीटा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी अपने पास जो अपन ने स्टार्टिंग में दी है वो कितनी है भाई, यू कॉस थीटा। क्या एक्स में कुछ है अपने पास वैल्यू, देखना ध्यान से, एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, केवल वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक्स अपना हो जाएगा जीरो, और अपने को लिखना क्या है, एक्स या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखना है बेसिकली एक्स डायरेक्शन में, तो उसको एक्स से डिनोट कर दिया मैंने, एक्स का फंक्शन ऑफ टाइम। तो एस चाहिए बेसिकली, अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। यू है, ए है ना, और विद टाइम चाहिए अपने को, तो टाइम के साथ चाहिए, ठीक है। तो अगर अपने पास ये चारों वेरिएबल है तो अपन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं भाई, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, क्योंकि यू तो यू कॉस थीटा है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और एक्सेलरेशन जीरो ही है, तो केवल एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, खत्म हो जाएगा इक्वेशन यहीं पर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना। बहुत इजी। वाई डायरेक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं, वाई डायरेक्शन में अपने पास इन्फॉर्मेशन क्या है, यू वाई कितना है अपना इनिशियल वेलोसिटी वाई में, यू साइन थीटा है, ठीक है। तो यू वाई हो जाएगा अपना यू साइन थीटा, ठीक है। ए वाई कितना है, अब हमने ऊपर की तरफ को पॉजिटिव अगर मान लिया है तभी हमने यू वाई साइन थीटा को पॉजिटिव लिखा है ना, तो एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस जी लिख सकते हैं इसको हम, माइनस जी। अपने को y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है और टाइम के साथ लिखना है, तो फिर वही बात कौन सी इक्वेशन लगेगी, डिस्प्लेसमेंट वाले, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे y इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी अपने को, u साइन थीटा जो कि वेलोसिटी है डायरेक्शन में इनिशियल, t माइनस हाफ जी, माइनस क्यों किया क्योंकि ये g माइनस में है ना, तो वही प्लस हाफ इंटू माइनस जी करते वही बात है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गई अपनी y डायरेक्शन की इक्वेशन। तो अपने को y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा वो भी मिल गया, और x कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करेगा वो भी मिल गया, x टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगा, y टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगा। चलो, और इन्हीं इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इन इक्वेशंस को हम एक नाम देते हैं, पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो इन्हीं को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलो भाई। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख लिया है, क्या हम बता सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस मोशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब इस पार्टिकल का जो इक्वेशन इस तरीके से जो ये मूव कर रहा है, इस पाथ की एक इक्वेशन हो सकती है। और अलग अलग पाथ की इक्वेशन होती है, तुम्हें पता होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये पढ़ चुके होगे तुम। बट नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके का कोई भी पाथ होगा तो उसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और वो इक्वेशन कौन कौन से वेरिएबल होते हैं इसमें? केवल कोऑर्डिनेट्स उसमें वेरिएबल होते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई इसके लिए वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो एक्स वाई में अगर मैं एक इक्वेशन बता दूं जिससे इस पाथ को रिप्रेजेंट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो अब अपने पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और अपने से सवाल ये है कि अपने पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अब लिख सकते हैं? चलो देखते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बार फिर से, मैंने एक्सप्लेन वैसे कर दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है। एक्स वाई में एक इक्वेशन पार्टिकल के साथ एक एक्स वाई में एक इक्वेशन जो पार्टिकल के पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो देख सकते हो इसमें दो ही वेरिएबल हैं, y और x। m तो इसका स्लोप होता है जो कि गिवन होगा, और c भी एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वेरिएबल केवल x और y है। इधर देख सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक तरह का पैराबोला होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसमें x और y वेरिएबल है, r रेडियस होता है जो कि कांस्टेंट होता है। तो अगेन एक्स वाई में इक्वेशन है जो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से अलग अलग कर्व की अलग अलग इक्वेशन होती हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व पे तुम्हारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना हुआ है, जो मैथ्स तुम पढ़ते हो उसमें ऑलमोस्ट 3-4 महीने वो चलता है। खैर उतना अपने को यूज नहीं आएगा, अपने को बस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल देखना है, और अपने को ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है। एक्स वाई में एक इक्वेशन जिससे हम पार्टिकल के पाथ को रिप्रेजेंट कर सकें। चलो भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये भी मैं बता देता हूँ। वैसे ये बेसिक होता है, ये तुम्हें आना चाहिए, अब तक नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। अपने पास एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और हमने चाहिए क्या? वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, एक्स और टी में एक इक्वेशन है, वाई और टी में एक इक्वेशन है, अपने को वाई और एक्स में एक इक्वेशन चाहिए। तो किसको एलिमिनेट करना है भाई? टी को। तो वही यहाँ पर करेंगे, टी को एलिमिनेट करेंगे। एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू 2t, वाई इक्वल टू 4t²। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसमें से मेरे को टी को एलिमिनेट करना है। तो टी की वैल्यू में लिख सकता हूँ x/2, और इसको मैं इसमें पुट कर दूं तो मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4 × x/2 का होल स्क्वायर। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा y इक्वल टू 4x² बाई 4। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू x²। तो यही तुम्हारा आंसर है, एक्स वाई में इक्वेशन आ गई। और ये किस तरह की इक्वेशन है? ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो हो सकता है तुम्हें अभी ये अजीब लग रहा हो सुनने में कि y इक्वल टू x² पैराबोला की इक्वेशन है, तो ये तुम मैथ में पढ़ोगे। ठीक है, बट मैं बता देता हूँ, पैराबोला की तो जान ही लो क्योंकि प्रोजेक्टाइल में है, और अब तक तुम बेसिकली मेरे ख्याल से पढ़ चुके होगे, क्योंकि तुमने देखा तो एटलीस्ट एक बार होगा ना कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे दिखती है, एलिप्स की इक्वेशन कैसे दिखती है, सर्कल की इक्वेशन कैसे दिखती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखती है। नहीं भी पता तो एटलीस्ट पैराबोला की याद कर लो कि y इक्वल टू x² टाइप की इक्वेशन मिले, या इस तरीके की कोई भी इक्वेशन मिले, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, दैट वुड रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ये एक तरीके का दिख रहा है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जानते हो जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है। ठीक है, तो ये कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन मिले, उसकी उसका जो पाथ होगा वो मतलब बेसिकली वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन कोई भी मिले तो स्ट्रेट लाइन। चलो अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने ये समझ लिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पैरामीट्रिक इक्वेशन से निकालते कैसे हैं, बट अब हम बात करेंगे जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालें। चलो देखते हैं। तो अपने पास ये गिवन है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अपने को करना क्या है? अगेन वही जो मैंने तुम्हें बोला था कि एलिमिनेट टी, क्योंकि एक्स और टी में इक्वेशन है ना दोनों। तो टी हटा दो तो वाई एक्स में इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि टी की वैल्यू में लिख सकता हूँ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, सिंपल। और इसको मैं इसमें पुट करूंगा तो मैं लिखता हूँ y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो u से u कट गया, x tan थीटा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको याद कर सकते हो, मैंने तो याद कर ली थी बट थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार में याद नहीं होगी। याद कर लोगे तो काम ही आएगी, वैसे इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं तो छोड़ भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है,
बस इतना ध्यान रखो, इसका फॉर्म कैसा ध्यान से देखना। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको मैं बोल देता हूँ ए, और इधर ये जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरी ये कांस्टेंट वैल्यू जिसको मैं बोल देता हूँ बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्या ऐसा है, ये पैराबोला है, ठीक है। बस y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मेट होता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन का। और एक फॉर्म इसका और लोग याद रखते हैं, तुम चाहे तो याद रख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। y इक्वल टू एक्स टैन थीटा, कॉमन लेंगे, अंदर आएगा वन माइनस एक्स बाय आर। आर क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पे वापस नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म होता है याद करने का। तुम्हारा मन है तुम ये याद रखो, ये याद रखो, या कोई भी याद मत रखो, तरीका याद रखो। और तरीका भी याद ना रखो तो कोई इक्वेशन प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया, हो सकता है सवाल आ जाए भाई। आज तक तो मतलब इक्का दुक्का आए हैं, तो मैंने कहा था हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जिससे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये करा दिया। बेसिकली इस फॉर्मेट की होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्वालिटी इक्वेशन ऐसी ही होती है, ठीक है। कैसा है ये, पैराबोला, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब फील आ गई अपने को कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आखिर सवाल किस तरह के बनते हैं, ठीक है। तो एक ही समझ में आ गई कि एक्स वाई में एक मोशन जो इस तरीके का हो, जो दो इंडिपेंडेंट अलग अलग मोशंस में हमने तोड़ लिया, तो इस तरीके का मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैंने तुम्हें दिखा दिए। अब हम बात करते हैं कि इस पर एक्चुअली में सवाल कैसे बनते हैं, हमारे काम कैसे आएगा ये जेई में। चलो, तो देखो थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिन पर सवाल बनते हैं, और सीधे सीधे यही पूछे जाते हैं और डायरेक्टली खूब पूछे जाते हैं। इनके फॉर्मूले भी याद होना तो तुम कर सकते हो, बट मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये आए कहाँ से, क्योंकि फील नहीं आएगी तो फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है, पहला है मैक्सिमम हाइट, दूसरा है टाइम ऑफ लाइट, तीसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज, और इनको इस तरीके से डिनोट करते हैं एच मैक्स, टी एफ, आर एच, ठीक है, या आर भी कर सकते हो। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे, नाम से समझ में आ रहा है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होते हैं, तुमने गेस कर लिया होगा। बाकी हम इसको एक एक करके देखने वाले हैं, चलो। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये होते क्या है। मैक्सिमम हाइट, नाम से समझ में आ रहा है कि इस पार्टिकल ने जो भी मैक्सिमम हाइट अटेन की होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स मैक्सिमम हाइट। जो कि क्या होगी, यहाँ से ये मैक्सिमम पोजीशन हाइट की पोजीशन है, तो यही जो हाइट है, ये यहाँ से लेकर ग्राउंड से यहाँ तक की, दिस विल बी कॉल्ड एच मैक्स, या मैक्सिमम हाइट। तो ग्राउंड से लेकर के वो पॉइंट की हाइट जो मैक्सिमम हाइट इसने रीच की है, अपने आप से समझ में आ रहा होगा यार, मैक्सिमम हाइट इसकी ये है, ठीक है। सेकंड पर आते हैं, टाइम ऑफ लाइट, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये पूरा मोशन कंप्लीट करने में इसने जितना टाइम लिया है, मतलब ऐसे उड़ेगा और आकर के गिरेगा, वो होता है टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट क्या है, टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, जो कि तुम्हारे आई से डिनोटेड है इसमें, टू फाइनल पोजीशन, जो कि इसमें एफ से डिनोटेड है, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज बची हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस, मतलब जब तक ये पूरा वापस आकर के गिरा है उतनी देर में इसने कितनी लेंथ कवर कर ली, कितना एक्स में डिस्टेंस कवर, कितना दूर चला गया बेसिकली, है ना, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। और यही है वो जो अभी तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में वैगन व्हील दिखाया है, इसमें लिख के आता है कितना लंबा छक्का मारा है, 100 मीटर। कई बार तुमने देखा होगा कि कई वेस्ट इंडीज वाले बहुत पावर से छक्का मारते हैं, बट कोई और अपना इंडिया का बल्लेबाज जो टेक्निक जिसकी सही रहती है, वो जो है उससे कम पावर से मारता है, बट फिर भी उसका चक्का ज्यादा लंबा हो जाता है और उसको लॉन्गेस्ट सिक्स का अवार्ड मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा होती है, ठीक है। तो रेंज इस पर डिपेंड नहीं करती है आपने कितने पावर से मारा है, रेंज इस पर भी डिपेंड करती है कि आपने कितने एंगल पर मारा है, या आपकी टेक्निक कितनी है, जो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो रेंज बेसिकली बस ये है कि कितनी दूर गया, कितना लंबा छक्का है। और यही रेंज अगर थोड़ी कम रह जाए, बहुत पावर से मारो लेकिन रेंज कम रह जाए, फील्डर के हाथ ही में जाके गिर जाए, वो पावर तुम्हारी बेकार है, किसी मतलब की नहीं है, ठीक है। तो वही है। तो ये होती है रेंज, कि कितनी दूर जा करके गिरेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैंने तुम्हें समझा दी, अब इनका हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं कैसे कैसे आता है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, जो हमने यहाँ पर दिखा रखी है एच मैक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट ये कैसे निकलेगी, चलो। पहला पॉइंट दिमाग में आना चाहिए कि जो ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इसमें क्या खास बात है भाई, कि इसमें जो तुम्हारी वाई की वेलोसिटी है ना, वो जीरो हो गई है। ध्यान से देखना, जो वाई वाला मोशन था वो यहाँ पर ऐसे जाकर के रुकेगा, तो ये यहाँ पर वाई में वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई है ना, ठीक है। तो वाई में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, ये पहली खास बात है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है, इस पॉइंट पर अगर तुम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखोगे तो इसी पाथ की इक्वेशन है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं इस कर्व का स्लोप देखूं टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो क्या तुम्हें इस तरीके का हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा, टेंजेंट ड्रॉ करोगे अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा,
तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, बेसिकली वाई द फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव की है। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। ये खास बात है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो जहां पर भी होगा, फॉर पॉइंट फॉर विच dy by dx equal to 0, that value of y will be h max। क्यों? क्योंकि देख सकते हो y यही तो है ना, ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर मैं निकाल लूं, ये जो होगा यही तो h max का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि यही तो ये डिस्टेंस है, ठीक। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, एक तो पहला ये कि हम ये समझ लें कि वी वाई इक्वल टू जीरो है, और दूसरा ये कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, ठीक है। अब एक हमने वर्टिकल वाला मोशन जो हमने बोला इस तरीके का है ना, इस तरीके का मोशन होगा, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एच मैक्स डिराइव कर रखा है, ठीक है। तो वो क्या था भाई, एच मैक्स क्या था, टू यू बाई जी था ना। बस यहाँ पर बस यू की जगह ये यू साइन थीटा दिया है, तो टू यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ए सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, टू यू बाई जी तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, बेसिकली यू स्क्वायर बाई टू जी था ना पहले। तो अब इस केस में यू की जगह यू साइन थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा अपना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। सिंपल सिंपल आ गया, ठीक है। ये आया कहाँ से था, उसी तरीके से मैं तुम्हें इसको डिराइव कर देता हूँ, खैर चलो। ये इक्वेशन ऑफ वही अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आया था। तो वाई डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि वी वाई सॉरी यू वाई था अपना कितना, यू साइन थीटा, ए वाई कितना था माइनस जी, नीचे की तरफ माइनस ले रखा है। तो अपना जो एस, सॉरी अपने को क्या निकालना, हाँ एस ही तो निकालना है, एस इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा, या अपन वो लगा लेते हैं ना, अपने को फाइनल इन्फॉर्मेशन क्या पता है कि वी वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगा लेते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी, और इसमें एस क्या होगा, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, जो कि सिंपली एच मैक्स दिख रहा होगा तुम्हें, तो यहाँ पे लिख देंगे एच मैक्स। तो यहाँ से अपना सिंपली दिख रहा होगा तुम्हें कि एच मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अब तुम चाहो तो इसको रट भी सकते हो, ठीक है, रट ही लो, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस जहाँ जहाँ आएगा अपन अप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। सीधे पूछेगा तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स क्या होता है, ये रहा। तो अब इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, जो अपना था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो अपन कर देंगे, तो इस पॉइंट के लिए जो y की वैल्यू होगी दैट वुड बी आवर एच मैक्स, ठीक है। तो y को एज अ फंक्शन ऑफ x पहले लिखना पड़ेगा, तो वही अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो कि आएगी एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम देख लो यहीं से। और इसी को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ऐसा, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, तो हम ये वाली लेकर के चलेंगे, बाद में ए और बी की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं भाई, कि इसकी वैल्यू आएगी ए माइनस टू बी एक्स, इसको करेंगे जीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी ए बाई टू बी। क्या ये ए बाई टू बी ही अपना आंसर है ना? अपना आंसर क्या है, ये तो एक्स की वैल्यू आई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू, मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो ये होगा, ये आया है अपना। अपने को क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो क्या करें भाई, एक्स की ये वैल्यू अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसमें रख दें। तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे ए बाई टू बी, माइनस बी इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे ए बाई टू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू बी माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर से ये बी कट जाएगा, तो अपना आएगा ए स्क्वायर बाई टू बी माइनस ए स्क्वायर बाई फोर बी, एंड दैट वुड बी इक्वल टू सिंपली ए स्क्वायर बाई फोर बी। अब इसमें पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू क्या है भाई, ए है tan थीटा, तो यहाँ से रखेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन फोर, बी की वैल्यू क्या होगी, ये वाला पूरा टर्म, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो टू से तो ये टू चला गया, अब बचेगा अपने पास क्या, tan स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये ऊपर चला जाएगा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इधर, ये कॉस स्क्वायर थीटा से चला जाएगा, तो ये आएगा टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये टू यहाँ क्यों आ गया, टू तो नीचे था ना, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यही आ जाएगा, ये हटा दो, ठीक है।
तो अपना आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, जो पहले भी निकाला था हमने। तो ये तरीका भी देख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स करके जो आंसर आए वही मत डिनोट कर देना, क्योंकि वहां से एक्स की वैल्यू आएगी। और एक्स क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का, जो कि रेंज बाई टू भी होता है, अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। और एक्स तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट जो होगा दैट वुड बी मैक्सिमम हाइट का वैल्यू, और वो वाई कोऑर्डिनेट तुम वाई इक्वल टू एक्स माइनस बी स्क्वायर में रख के निकाल लोगे, ठीक है। चलो भाई, अगले पर आते हैं जो कि है हॉरिजॉन्टल रेंज। एक सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया क्या, इसके बाद होगा। हाँ तो यार अब हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, पेज ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई, टाइम व्हेन y इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब भी तुम्हारा ये y इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब बेसिकली तुम ध्यान से देखो कि जब यहाँ से चालू हुए तो y इक्वल टू जीरो है, और जब खत्म किए तो भी y इक्वल टू जीरो है। तो टाइम व्हेन y इक्वल टू जीरो वही होगा तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू जीरो पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कहते हैं इसकी, y इक्वल टू जीरो कब कब होगा, एक तो इनिशियल पोजीशन पर, एक होगा फाइनल पोजीशन पर। तो इनिशियल पोजीशन पे तो टाइम इक्वल टू जीरो ही होगा, और फाइनल पोजीशन पे टाइम अलग होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि y की इक्वेशन अगर अपन लिखेंगे तो y होगी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने ऊपर अभी निकाली हुई थी, y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कहाँ से आई, यही वाले मोशन की इक्वेशन, ठीक है। तो y एज फंक्शन ऑफ टाइम अपने पास ऑलरेडी है, इसमें अपन ने क्या किया, इसको जीरो कर दिया। जैसे ही y को जीरो करोगे तो टाइम की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा टाइम इक्वल टू जीरो जो कि क्या है इनिशियल पोजीशन, दूसरा आएगा टाइम इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी जो कि है तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बस इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है टू यू साइन थीटा बाई जी, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है यही वो है जो तो जैसे तुम्हारे छक्कों की लेंथ नापी जाती है, ठीक है। तो वही है। तो अब इसको कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल रेंज होगी यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये पार्टिकल ये वाला मोशन कर रहा है, ठीक है, उतनी देर में ये कितना आगे बढ़ गया, क्योंकि वहीं पर तो ये रुक जाएगा। अब तुम बोलोगे भैया इसके बाद भी तो इसके बाद वेलोसिटी रहेगी, तो हाँ, तो उसके आगे इसका मोशन होगा। हो सकता है ये सेम ऐसा ही प्रोजेक्टाइल एक और बना ले, या हो सकता है थोड़ा कम हाइट का प्रोजेक्टाइल ऐसा बना ले। वो किस पर डिपेंड करेगा, जब हम कोलिजन पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारा मोशन यहाँ पर खत्म होता है, भले ही यूएक्स बचा है, ठीक है। तो अब इसके पास पूरे टाइम एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी यूएक्स, जो कि यू कॉस थीटा निकल करके आती है, हमने देखा हुआ है। और कितनी देर तक ये वेलोसिटी चलेगी, जब तक ये मोशन चलेगा। मोशन कब तक चलेगा ये डिफाइन करेगा ये वाई कोऑर्डिनेट, मतलब जब तक ये जा करके वापस आ गया। ये टाइम क्या है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट है, हमने बात कर रखा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं यू एक्स यानी कि इस यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो सिंपल सिंपल हो जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है कि y इक्वल टू जीरो कर दें इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अगर मैं y इक्वल टू जीरो पुट करूं, तो इस केस में x की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। एक आएगा x इक्वल टू जीरो, यानी कि ये पॉइंट, और दूसरा आएगा x इक्वल टू रेंज, है ना, मतलब ये पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज ना, दिख ही रहा है, क्योंकि यही तो डिस्टेंस होगा। चलो, तो पुट करके दोनों चीजें करके देख लेते हैं। पहला, x इक्वल टू सॉरी रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको रखते हैं यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा बाई जी। अब वो वाला फॉर्मूला आएगा जो मैं तुम्हें बेसिकली, सॉरी, ये फॉर्मूला तुमने शायद देखा होगा, ठीक है। टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है तुम्हारा साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा हो जाएगा, और यहाँ यू और यू मिला करके इधर लिख देता हूँ यू स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा जी। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये हो जाएगा तुम्हारा रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये वाला कहाँ से आया, मैं यहाँ पे तुम्हारे नोट्स के लिए लिख देता हूँ, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि टू साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन टू थीटा, ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को यूज किया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और इसी फॉर्म में इसको याद रखते हैं। दूसरा तरीका भी कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या बोला कि x की वो वैल्यू जहां पर y जीरो हो जाए दैट वुड बी रेंज। तो y ये है, तो y को जीरो कर देते हैं। जीरो करेंगे तो अपने को यहाँ से मिलेगा, एक तो x कॉमन लोगे तो अंदर आएगा tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक तो मिलेगा x इक्वल टू जीरो, इससे दूसरा मिलेगा, ये पूरी चीज को जीरो कर लेते हैं, तो दूसरा हम बोलेंगे tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, इसको उधर ले जाके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, दो स्टेप में कर रहा हूँ यहाँ पर, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू टेन थीटा को अपन लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा और डिवाइड कर देंगे जी से। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा चला गया, तो अगेन तुम देख सकते हो टू कॉस थीटा साइन थीटा वही बनेगा फिर से साइन टू थीटा वाला। तो ये अगेन बन जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो फिर से वही चीज निकल करके आ जाएगी, यहाँ से तुम देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपने को एक स्पीड गिवन है तो रेंज कितने एंगल पर मैक्सिमम होगी, ये आ गई वो टेक्निक वाली बात जिसकी मैं तुमसे बात कह रहा था कि हो सकता है कि एक वेस्ट इंडियन बैट्समैन है जिसने 200 की स्पीड से बॉल मारी है और एक हमारा इंडिया का बैट्समैन है जिसने 100 की स्पीड से बॉल मारी है, बट 200 वाला कैच आउट हो जाए और 100 वाले जो है सबसे लंबे सिक्स का अवार्ड जीत के जाए। क्योंकि केवल स्पीड पर डिपेंड नहीं करती चीज इस पर भी डिपेंड करती है कि अपने को किस एंगल पे अपन ने जो है उस बॉल को हिट किया है। ठीक है, अब तुम खुद ही देख लो भाई, तुम 200 क्या, तुम इनफाइनेट स्पीड से भी अगर, इनफाइनेट तो खैर कुछ होता नहीं, चलो 1000 की स्पीड से तुमने एकदम वर्टिकली हिट कर दिया तो बॉल खूब देर तक ऊपर रहेगी लेकिन आकर के गिरेगी उसी जगह पर, क्योंकि उसकी कोई रेंज हुई नहीं, एक्स में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट आया ही नहीं। अगर एक्स में वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको दूर ले जाने के लिए, और वो एक्स कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा वो उतनी दूर जाएगी फॉर अ गिवन वेलोसिटी। तो यही है यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई गिवन स्पीड है, लेट से मैं फिक्स है कि मैं 100 से ही मारूंगा, तो मैं कितने एंगल पे मारूं कि मैं सबसे दूर तक मार पाऊं। क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है 100 से मारूंगा और एकदम ऊपर मार दूं तो वापस वहीं गिर जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया ऐसा तो फिर 100 से स्वीप कर दो, मतलब जो क्या कहते हैं जमीन पे लड़ती चले जाए, बट नहीं, जमीन से लड़ती चले जाए तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल की कंडीशन यही है कि वो जीरो नहीं हो सकता एंगल। ठीक है, तो कितना हो, जीरो तो नहीं हो सकता। तुम बोलोगे भैया 1 डिग्री कर दो, तो 1 डिग्री में तुरंत गिर जाएगा ना भाई, फिर वो मैक्सिमम दूरी पर नहीं गया, मतलब गिरे बिना गिरे कितनी दूर जा सकता है। ठीक है, मतलब सबसे लंबा छक्का कितना हो सकता है, वही वाली बात है। तो वो एंगल क्या होगा अपने उसको देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आर मैक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि रेंज इज मैक्सिमम कितने, अगर हमारे पास एक वेलोसिटी गिवन है, लेट्स से यू एक्स जो है अपनी, वो यू फिक्स कर दी है, तो रेंज को मैक्सिमम करना है। रेंज कितनी थी भाई, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और इसको अपने को करना है मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या है देखना ध्यान से, जी तो कांस्टेंट है हमेशा रहेगा, यू भी हमने फिक्स कर दिया यू रहेगा। ठीक है, लेट्स से 100 200 300 कितनी भी, तो वेरिएबल क्या है ये थीटा। तो अपन क्या करें, डी आर बाई डी थीटा लिखते हैं। रेंज थीटा का कैसे वेरी कर रहे हैं, वही है डी आर बाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, तो कांस्टेंट है बाहर निकालो, साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस टू थीटा, साइन का हो गया कॉस, और टू थीटा को फिर चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा टू आर। ठीक है, और इसको अपन कर दें जीरो, तो यहाँ से अपने को मिलेगा कि कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बाकी सारा तो नॉन जीरो है, कट जाएगा। तो यहाँ से कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो कितने पे होता है भाई, 90 डिग्री पे, तो टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा अपना 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री पर मैंने हिट किया है किसी बॉल को तो मुझे मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो यहाँ से एक लाइन लिख सकते हो कि फॉर अ गिवन स्पीड रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर अगर मैं हिट करूंगा तो वही बात है टेक्निक की, तो 45 डिग्री जिसको मारना आ गया वो सबसे लंबा छक्का मारेगा फॉर अ गिवन स्पीड। अब उसका तो पावर बढ़ाता जाएगा तो और लंबा जाता जाएगा, वो अलग चीज है क्योंकि यू पर भी डिपेंड कर रहा है। बट अगर यू फिक्स्ड है, लेट से वो 100 से ही मार सकता है, तो वो अगर 45 डिग्री पे मारेगा तो सबसे लंबा मारेगा, सबसे दूर। समझे बात को, ये रहा। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, ये चीज भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि लेट से कोई एक बॉल है, ठीक है, मैंने इसको यू वेलोसिटी से हिट किया, ठीक है, फॉर एंगल थीटा, है ना, और अगर मैंने इसी को फिर से यू वेलोसिटी से हिट किया दूसरे केस में, बट एंगल अब की बार कितना है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका। ठीक है, दोनों को सम करेंगे तो 90 आ जाएगा, यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा और इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा। और दोनों में कॉमन क्या हुआ भाई, कि ये जो रेंज है ना ये दोनों की सेम हो गई, तो दोनों की रेंज सेम हो गई। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कोई दो ऐसे एंगल है थीटा और 90 माइनस थीटा, तो इनके लिए रेंज सेम होगी, लाइक 20 डिग्रीज और 90 माइनस 20 हो जाएगा 70, ऐसा। या क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 15 डिग्री और 75 डिग्री, इस तरीके के कोई भी दो एंगल्स पर रेंज सेम होगी। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ओके, हम कह रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा रख दो तो भी सेम ही होगा, तो रख के देख लेते हैं। तो आर डैश कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ
टू के अंदर ये जाएगा 90 माइनस थीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ध्यान से देखना, साइन ऑफ 180 डिग्री, ये टू को अंदर अब ले जा रहा है, 180 डिग्री माइनस टू थीटा बाई जी। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। तो ये सिंपली हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो वही सेम चीज आ गई जो पहले थी। तो 90 माइनस थीटा हो चाहे थीटा हो, दोनों में रेंज सेम है, और कितनी है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये अपन ने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया, और देख सकते हो दोनों के पास में डिफरेंस क्या है। समझे बात को? चलो भाई, अब ये पूरा मैंने तुम्हारे लिए समराइज कर दिया एक बार, कि ये तुम फॉर्मूले याद कर सकते हो कि एच मैक्स क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, जो कि तुम ऐसे भी देख सकते हो कि यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई टू जी लिखा हुआ है। और ये हमने ऑलरेडी निकाला था कि अगर इस तरीके का वर्टिकल वाला मोशन होता है तो इसके लिए एच मैक्स कितना होता है? यू स्क्वायर बाई टू जी। वही यहाँ पर लिखा है, यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई टू जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टू यू साइन थीटा बाई जी, ये हमने अभी निकाल लिया। ठीक है, जो कि तुम्हारे इस तरह के मोशन के लिए भी टू यू बाई जी होता था टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये एच मैक्स, ठीक है। और रेंज क्या है? ये नई चीज है, ये तुमने देख लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम अगर यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो रेंज मिल जाती है, या फिर हम जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में y इक्वल टू जीरो रख दें तो x की दो वैल्यूज आती है, एक होती है जीरो जो कि होती है इनिशियल पोजीशन, एक होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी जो कि होती है फाइनल पोजीशन। और वही है तुम्हारी रेंज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब आता है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा सा इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल, इस पर भी सवाल कम मिलेंगे बट अच्छे होंगे। लेट्स से ये एक टावर है। ठीक है, मैं अपना फ्रेम कुछ ऐसा मान रहा हूँ, टावर के टॉप से मैंने ऐसे वाई एक्सिस चालू की है, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस। डन। अब मैंने एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल यू, एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो अब इसका मोशन जरा देखना कैसा होगा। होगा प्रोजेक्टाइल ही, एक कलर बदल देते हैं, होगा प्रोजेक्टाइल ही। बट हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ खत्म हो जाता था, बट ये खत्म नहीं होगा, ये नीचे जाकर के यहाँ पर खत्म होगा, है ना? तो अब इसकी रेंज क्या तुम ये बोल सकते हो? ये नहीं है ना इसकी रेंज, इसकी रेंज होगी ये। ठीक है, इसका एच मैक्स होगा ये, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से कहाँ होगा? ओ, ये मैं इसको बोलता हूँ आई, और ये अपने पुराने के हिसाब से एफ था, और ये हो गया एन। तो अब टाइम फ्रॉम आई टू एन जो होगा तुम्हारा, दैट वुड बी योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट केवल यहाँ तक नहीं, इसमें यहाँ से यहाँ जाने का भी टाइम ऐड होगा। तो देखो एच मैक्स भी चेंज हो गया। अगर तुम फॉर्मूले इसमें, केवल मैं फॉर्मूला निकालूं, फॉर्मूले से जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी ये, ध्यान से देखना। इस केस में क्योंकि सेम हाइट पर हम चालू कर रहे थे, अब हमने थोड़ा ऊपर से चालू किया है, तो अगर मैं फॉर्मूले वाला एच मैक्स लिखूंगा, फॉर्मूले वाला एच मैक्स, तो वो आएगा ये। इसको मैं बोल देता हूँ एच डैश। तो एच मैक्स जो है वो गिवन है ये, इज नॉट इक्वल टू एच डैश। ध्यान रखना, एच डैश जो है, एच डैश क्या है? एच डैश वो है जो तुम फॉर्मूले से निकालते, क्या होता है वो? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो फॉर्मूले से आएगा एच डैश, जो कि ये वाला हाइट जरूर है, बट अपना आंसर एच मैक्स क्या होगा? अब ये वाला, तो अपने को ये ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लगा सकते। ठीक है, सिमिलरली रेंज की बात करते हैं, है ना? रेंज ये है, अगर मैं इसको आई बोल रहा हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का भी आई ही है। तो रेंज जो होगा वो होगा, रेंज जो होगा वो होगा आई से लेकर के एन तक का। आई से लेकर के एफ नहीं होगा, ये क्या था जो हमने अभी तक फॉर्मूले में निकाला था? क्या था? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो अगर मैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी निकालूंगा तो वो ये वैल्यू देगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है ये है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। बट अपनी रेंज में उसके बाद ये वाली वैल्यू भी ऐड होगी। तो रेंज अब इस फॉर्मूले से नहीं बता सकते, तो रेंज का फॉर्मूला भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट तो वैसे समझ में आ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक का टाइम देगा, और अपने को कहाँ तक का चाहिए? ये वाला भी चाहिए। तो फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट का भी हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अब तुम बोलोगे भैया फिर इस केस में करें क्या? वही करो जिससे फॉर्मूला निकाला है हमने। ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकाला है? एक्स और वाई में दो मोशन तो हम हमेशा मान सकते हैं ना, तो इसका हम यू का अगर कॉम्पोनेंट लेंगे, इधर आएगा यू कॉस थीटा, इधर आएगा यू साइन थीटा। अब इसके बाद दो वन डायमेंशनल मोशंस की तरह इनको ट्रीट करो, और फिर वही इक्वेशंस लगा लगा के कंडीशंस लगाओ और आंसर निकाल लो। देखते हैं, वही लिखा है, एनालाइज एज टू वन डायमेंशनल मोशन इन एक्स वाई डायरेक्शन एंड सॉल्व। और इसको अभी हम देखेंगे, विल सी इन प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि तो अपने को पता है ना एक्स डायरेक्शन के बारे में, अपने को क्या क्या पता है? जैसे देखो, एक्स डायरेक्शन में अपने को पता है कि यू एक्स अपना यू कॉस थीटा है ना? ए एक्स अपना जीरो है। ठीक है, एक्स इनिशियल जीरो है, और एक्स फाइनली हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज देगा। वाई डायरेक्शन में अपने को पता है कि यू वाई अपना यू साइन थीटा है ना? ए वाई अपना माइनस जी है। ठीक है,
और y इनिशियल अपना 0 है और y फाइनल अपना होगा कुछ माइनस में आएगा, है ना, कुछ माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि पहले 0 हो जाती थी बट अभी ये 0 नहीं होगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि जमीन नीचे है। तो इस केस में हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट ये जो इक्वेशंस थी, जैसे अपन ने एक एक क्वेश्चन एग्जांपल में दिखा देता हूँ। जैसे मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है या y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, तो y को मैं लिख सकता हूँ u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मैं अभी भी लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो ये सारी चीजें तो वैलिड है ना इसके लिए। तो इस तरीके से इक्वेशन लगाऊंगा और फिर मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से निकाल लूंगा कि हमने को क्या चाहिए है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला कभी मत लगाना। चलो, हाँ, तो प्रो टिप ये है कि स्टैंडर्ड से हट के कुछ भी पूछा हो तो गो विद द इंडिविजुअल इक्वेशन नॉट फॉर्मूला, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल से हटके कुछ भी पूछा हो, जैसे, और स्टैंडर्ड से हटके क्या क्या पूछ सकता है तो मैं बताता हूँ। एक तो हाइट से प्रोजेक्ट करना, जो हमने अभी देखा। दूसरा ये पूछ सकता है दो तीन पार्ट में अलग अलग एक्सेलरेशन होना, मतलब वो ऐसा बोल सकता है कि कोई प्रोजेक्टाइल चालू हुआ, लेट से एच मैक्स तक आने तक एक्सेलरेशन है जी इक्वल टू 9.8, और यहाँ से तुम्हें बोल दिया कि जी इक्वल टू 8 हो गया, तो दोनों पार्ट में अलग अलग एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो इस केस में ये मत करना कि अगर तुमसे उसके बाद तुमसे पूछा रेंज, तो तुम ये मत करना कि इस फॉर्मूले से पहले 9.8 रख के निकाला, ठीक है, और वो जितना रेंज आता उसका आधा कर दिया, तो ये तुम्हें मिल जाएगा r/2। तुम बोलो भैया ठीक है उसका आधा कर लेते हैं, फिर 8 रख देंगे फॉर्मूले में 9.8 की जगह, फिर रेंज टोटल निकालेंगे तो वो टोटल प्रोजेक्टाइल का रेंज आता है और उससे आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा ये। तो दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल रेंज मिल जाएगा। मत करना ये गलती है, मैंने अपने जेईई एडवांस में की हुई है और मेरा आंसर गलत हुआ था, इतना गंदा गलत हुआ था। मेरा आंसर आया 0.90, न्यूमेरिकल में पूछा था, और आंसर था 0.93, और उन्होंने 0.91 से लेके 0.95 तक सही मान रहे थे, ठीक है। तो मेरा वो आंसर गलत हो गया। तो वो मैंने क्या किया, मैंने क्या उसमें ऐसे ही कुछ बोला था कि इधर था जी और इधर हो जाएगा कुछ g/0.8 ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक है। तो आधे हाफ के लिए ग्रेविटी थी जी, और उस आधे हाफ एच मैक्स पहुंचने के बाद ग्रेविटी हो रही थी पॉइंट g/0.8 या 0.8 जी ऐसे कुछ था। तो मैंने क्या किया, और उससे टोटल रेंज पूछा था, तो मैंने क्या किया, इधर पहले जी के हिसाब से रेंज लिखा तो वो कुछ आता, उसका आधा कर दिया, तो मैंने कहा ये एच मैक्स से पहले तक की रेंज हो जाएगी r/2, और फिर इसका मैंने आधा किया तो वो हो जाता r/2, और ठीक है जो मैं g/0.8 रख के निकालता उससे r/2 करता, और फिर दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर मुझे लगा सही हो जाएगा। बट फिर गड़बड़ क्या हुई ना कि वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल था यहाँ से, तो वो फॉर्मूला वहाँ वैलिड नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं वो दिखाऊं कि वो क्वेश्चन क्या था और उसको कैसे करना था, तो कमेंट करना, मैं तुम्हें उस पर अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है, या अपना आगे कभी एडवांस के लिए कर लेंगे, उस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में नहीं आएगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इस तरीके का अगर कुछ भी स्टैंडर्ड से हट के आ जाए तो कभी भी फॉर्मूला मत लगाना भाई, तेज मत बनना, क्योंकि मेरे सर ने ये बात बताई थी कि भाई फॉर्मूला ऐसे में नहीं लगाया जाता। कुछ भी स्टैंडर्ड से हट के पूछे तो दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे इक्वेशन लगाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला मत लगाना। चलो, ये है वो क्वेश्चन g/0.81, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करना, और अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बाद में दे दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज खुद से ट्राई करो, मेरे ख्याल से हो जाएगा। बट मैंने तुम्हें एक चीज बता दी कि इसमें ये गलती मत करना कि इस तरीके से करा, एच मैक्स से पहले पहले जी के हिसाब से फॉर्मूला बताया, इधर g/0.8 से फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला लगा के वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस पर मैं तुम्हें आगे कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा चैनल पे कि टिपिकल हम क्या गलतियां कर सकते हैं उसमें, ठीक है। बाकी तुम्हें ट्राई करना है तुम रख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो दूसरा यही पूछ सकता है दो पार्ट में अलग अलग एक्सेलरेशन, जिसका मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, और तीसरा है कि जी को वर्टिकल ना देना, है ना, जी को तुम्हें किस एंगल पे दे देना। तो तीनों में तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सेकंड के लिए तुम्हारे पास ये एग्जांपल है। थर्ड तुम्हारा देख लेते हैं कि ये रहा, जैसे जी का वर्टिकल ना होना, ये रहा। तो अब की बार ग्रेविटी इसने बोला है जी नहीं, ऐसे नहीं है, बल्कि ये कुछ इस एंगल पर है, 45 डिग्री विद दिस हॉरिजॉन्टल, ऐसा। तो अब ग्रेविटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे भाई, एक आएगा इस तरफ, वो आएगा जी कॉस 45 डिग्री, और इधर आएगा जी साइन 45 डिग्री। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भैया ऐसा करते हैं कि जो अपने रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट वाले फॉर्मूले थे उसमें जी की जगह जी साइन 45 रख लेते हैं, और हाँ, तो उस केस में जो है ठीक है। बट तुम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के अगर तुम इसमें सारी चीजें ध्यान से देखो, तो अगर केवल ऐसा बोलता कि जी की जगह जी साइन 45, g/√2 इधर हो गया है, तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूले लगा सकते थे। बट अब तुम एक चीज ध्यान देखो कि एक्स में भी एक एक्सेलरेशन आ गया है जी कॉस 45 का, जो कि g/√2 है। अगेन पूरी सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है, तो अब तुम क्या करोगे भाई, एक्स में इक्वेशन लिखोगे, वाई में इक्वेशन लिखोगे। पहले हमारा क्या होता था, वाई में जब इक्वेशन लिखते थे तो वाई में एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन ग्रेविटी का नीचे की तरफ मिलता था। अब क्या होगा कि वो एक्सेलरेशन मिलेगा बट उसकी वैल्यू चेंज हो गई, अब वो जी की जगह जी साइन 45 यानी कि g/√2 का मिलेगा, ठीक है। एक्स में अभी तक हमें एक्सेलरेशन नहीं मिलता था, अब एक्स में हमें एक्सेलरेशन भी मिलेगा, वो कितना होगा, जी कॉस 45 का, ठीक है।
अब अगर ये रेगुलर क्लास होती है, एडवांस लेवल की चीजें हम बात कर रहे थे, तो मैं तुम्हें इसको पूरा करके दिखाता। बट अभी तुम इतना समझ लो बस कि इस तरीके का हटके पूछे, जी नॉट वर्टिकल इस तरीके का, तो अलग अलग इक्वेशन लगाना, सीधे फॉर्मूला में जी की जगह जी साइन 45 पुट कर दिया, ऐसा कुछ कर दो, ये सब मत करना बस, ठीक है। बाकी ऐसा जेई मेन में 99% चांसेस है कि नहीं पूछेगा, ठीक है चलो। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, बट डोंट पुट दिस डायरेक्टली इन फार्मूला, मे भी सही हो जाए बट गलत भी हो सकता है, स्पेशली जब पार्शियल प्रोजेक्टाइल हो। ठीक है, तो ये तीनों केसेस ध्यान रखना। ग्रेविटी का एंगल बदल सकता है, आधे आधे पार्ट में अलग अलग एक्सेलरेशन दे सकता है, या फिर कुछ हाइट से प्रोजेक्ट करा सकता है। तीनों ही केसेस में डायरेक्टली ये फॉर्मूले मत लगाना, बट इक्वेशंस तुम फिर भी तीनों में लगा सकते हो, मतलब तीनों के मोशन को ढंग से एनालाइज करो, अलग अलग एक्स और वाई में एक्सेलरेशंस और वेलोसिटीज लिखो, और उसके बाद इक्वेशन जो अपना ने तीनों पढ़ी हुई है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, उनको लगा सकते हो फिर। ठीक है चलो, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पर मैंने तुम्हें एक चीज और बताने के लिए ये जगह छोड़ी थी, बता देता हूँ, ठीक है। कि अगर मैं किसी एक सेम हाइट पर इस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको इधर से जाते वक्त T1 टाइम लगा है, और वापस कंप्लीट करके यहाँ पर आने तक, ये यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम लगा है ना। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि T1 प्लस T2 बराबर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के, और ये वाला टाइम भी T1 है, ठीक है। तो सिमेट्रिकली गिर रहा है, वही वाली हमने बात ऑलरेडी इस वाले मोशन के लिए की थी, वाई वाले मोशन के लिए, कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है, मतलब बेसिकली ऐसा कुछ बोलते थे ना, कि यहाँ से जो टाइम T1 लगा है, और इसमें अगर मैं ये T2 टाइम ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल टाइम मिलेगा, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ जितना टाइम ये चढ़ने में लगा है उतना टाइम ये गिरने में लगेगा, तो ये भी T1 ये भी T1 है ना। और अगर मैं इस टाइम को T2 बोल रहा हूँ और ये T1 है, तो T2 प्लस T1 तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो जाएगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो हर बार एक हाइट पर ये दो बार आएगा, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कोई भी एक हाइट पकड़ लो तो वो दो बार आएगा, एक्सेप्ट एच मैक्स वाले पॉइंट पर एक ही है। बाकी कोई भी एच पर तुम देखोगे तो दो बार आएगा, और उस पर एक बार आने का टाइम, फिर जब तक वो दूसरी बार आएगा टाइम, तो दोनों को ऐड करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी वर्टिकल में बात की है, इस पर मैं अब और एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, ठीक है। और एच मैक्स में जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट बाई टू होगा, ये भी हमने सारी चीजें बात कर ली हैं ऑलरेडी जब हमने अपवर्ड प्रोजेक्शन की बात की थी, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए प्रूफ भी इसका मेंशन कर दिया है, कि वाई होता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये अपन ने लिखा इस तरीके से टी में इक्वेशन, जो हमने ऑलरेडी वर्टिकल सर्कुलर वर्टिकल वाले अपवर्ड प्रोजेक्शन की जो बात की थी, वहां पर बस यू साइन थीटा की जगह यू होता था, वो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ये आ गया टी, एक आएगा, एक ये आएगा, एक कम वाला एक ज्यादा वाला, और N1 और N2 इसमें लिखा हुआ है। N1 बेसिकली ये वाला पॉइंट है, और N2 ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर ये लिखा है कि T1 जो टाइम है तुम्हारा, जो कम वाला है, मतलब माइनस वाला, मतलब बेसिकली यहाँ पर माइनस रखने वाला, तो वो आई से N1 का टाइम है, और ये आई से N2 का टाइम है, दोनों को ऐड करोगे तो अपने को TF मिल जाएगा। और T1 और T2 बराबर कब होगा, जब बराबर होगा तो वो पॉइंट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट बाई टू, है ना, एट एच मैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक बार बात की थी, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक बार नोट्स में पढ़ लेना। अब आते हैं कि इस पर सवाल कैसे बनते हैं, अपन प्रोजेक्टाइल समझ लिया, तो ये कुछ टाइप ऑफ सवाल, टिपिकल टाइप ऑफ सवाल जो जेई मेन पूछता चला आ रहा है, इनसे बाहर मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, और कुछ आएगा भी तो जितना हमने पढ़ा है उसी में से आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की बात मत करना, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मुझे लगा तुम लोग बोलोगे, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल यार एडवांस में भी कम ही आता है, और मेन में आज तक नहीं आया अभी तक, तो मेन के हिसाब से बिल्कुल बेकार टॉपिक है ना। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस के लिए हो सकता है मैं बाद में तुम्हारे जेई मेन के बाद कभी कोई सीरीज लाऊंगा तो उसमें बता दूं, अदरवाइज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल एडवांस में भी उतना नहीं पूछा जाता, और मेन में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आओ, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहला, कि डायरेक्टली रेंज टाइम ऑफ लाइट या एच मैक्स पूछ ले, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है भाई, सिंपल स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल में यू और थीटा दे देगा, और तुमसे ये सीधे सीधे वैल्यूज पूछ लेगा, और जेई में ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, तो भाई सीधे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस तुम समझ रहे होगे। सेकंड, कोई दो को इक्वल करने, या ये क्या लिखा है भाई, कोई दो को इक्वल करके थीटा या यू पूछ ले, ऐसा बोल सकता है कि दो प्रोजेक्टाइल्स की रेंज सेम है, तो उसमें थीटा बताओ यू बताओ, अभी आगे देखेंगे इसको, ठीक है। ऐसा कुछ, या दो का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो उनका थीटा क्या होगा यू क्या होगा, ऐसा कुछ। रेशियो पूछ सकता है दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स में, रेंज का या टीएफ का या एच का, दो अलग प्रोजेक्टाइल देगा, उनका यू और थीटा दे देगा, फिर पूछेगा R1/R2, मतलब दोनों की रेंज का रेशियो, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो, एच का रेशियो, ये सब पूछेगा। तीस चौथा,
रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट या एच मैक्स को मैक्सिमाइज कराएगा। मतलब यू कांस्टेंट दिया तो कितने एंगल पर फेंकेंगे, मैक्सिमम रेंज मिले, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट मिले, मैक्सिमम हाइट मिले, या वही सब चीजें। ठीक है। पांचवा, कभी कभी ऐसा बोल देता है कि रेंज और एच मैक्स बराबर है तो थीटा कितना होगा। ठीक है, ये भी डायरेक्टली पूछता है कई बार। छठा, रेंज मैक्स गिवन होती है और एच मैक्स पूछता है, ठीक है, फॉर वेरिएबल थीटा। और इसमें एक बहुत तगड़ी गलती है जो लोग करते हैं, जो मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन करूंगा तो दिखाऊंगा। ऐसा होता है कि मैक्सिमम रेंज एक प्रोजेक्टाइल की गिवन है और एच मैक्स पूछ लेता है, तो उसमें वो लोग थोड़ी गलती करते हैं, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे। ठीक है। और पूछ सकता है कि दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स के रेंज टाइम ऑफ लाइट और एच मैक्स को कंपेयर करने को बोल दे। और फिर आखिरी है इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल, जिसमें तुम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, जो मैंने अभी तुम्हें तीन केसेस दिखाया वो मोस्ट प्रोबेबली वन वाला केस ही आता है। ठीक है, जिसमें कुछ हाइट से, प्लेन से फेंकेगा या हाइट से प्रोजेक्ट करेगा, बेसिकली जमीन से नहीं करेगा, वही वाली चीज। तो अब अपन पीवाईक्यूज करेंगे और यहाँ पर सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यार अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन तुम्हारा जेई मेन 2024 का। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि आर और एच मैक्स बराबर करने वाले क्वेश्चंस देता है। तो ये है कि ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है, यानी कि आर इक्वल टू एच मैक्स बोल रहा है। ठीक है। तो करते हैं, आर क्या होता है भाई, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। और ये क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट दो, जी से जी काट दो, तो हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा को मैं लिख रहा हूँ टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इधर ये वाला जो नीचे टू था, इधर को मैं इसको भी टू को भी इधर ले लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया। एक आंसर हो गया साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो वो ऑप्शन में दिख नहीं रहा तो काट दिया। अब दूसरा आएगा फोर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। फोर सॉरी, फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से आएगा टेन थीटा, क्योंकि कॉस को उधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू फोर। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स फोर, है ना, टेन इनवर्स फोर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, projectiles A and B are thrown at an angles of 45 degree 60 degree with vertical respectively from the top of a 400-meter high tower. ठीक है, if their ranges and times of flight are same, the ratio of their speeds projection, ये पूछ रहा है। projectile A and B are thrown at an angle of 45 degree and 60 degree with the vertical respectively from the top of a 400-meter high tower। तो ये इस तरीके का है, एक टावर है जो कि है 400 मीटर हाई। इसमें बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन एट एन एंगल्स ऑफ 45 डिग्री 60 डिग्री विद वर्टिकल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वर्टिकल से 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो एक ये हो जाएगा इस तरीके का 45 डिग्री। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन ये भी है कि 45 डिग्री ऐसे भी तो हो सकता है इस तरीके से। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मेरे ख्याल से ये वाला कहना चाह रहा है ना। आ, पता नहीं यार, ये इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये कैसा कहना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन तुम एक बार देखना। ठीक है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो यहाँ पर, बट मिसप्रिंट नहीं लग रहा है, हो सकता है बोनस क्वेश्चन रहा हो। इसमें बोल रहा है कि वर्टिकल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप ऑफ 400 मीटर हाई टावर। तो मेरे ख्याल से ये वाला प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट वो भी तो हो सकता है 45 डिग्री, है ना। तो देखना पड़ेगा ये चीज, है ना। चलो ठीक है, इसको बाद में करेंगे, फिर छोड़ देते हैं अभी। अगर तुम्हें इसका कुछ मिले तो बताना। थर्ड क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड से, एक को 30 से छोड़ा, एक को 60 से छोड़ा। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल्स इज। अच्छा, इसमें अगर रेंज का पूछता तो सीधे सीधे वन हो जाता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो एच वन अपॉन एच टू पूछ रहा है अपने को। एच वन क्या है भाई, वेलोसिटी है यू, लेट से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज बाई टू जी। और दूसरे की कितनी होगी वेलोसिटी, इसकी भी सेम है, सेम स्पीड वही है ना। तो यू स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी नहीं स्पीड बोलना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की डिफरेंट हो गई, एंगल अलग अलग है। तो स्पीड इसकी भी सेम है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई टू जी। टू जी से टू जी कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट। आंसर हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60। साइन 30 कितना होता है भाई, साइन 30 होगा तुम्हारा हाफ, तो 1/4 हो जाएगा साइन स्क्वायर 30, और ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर, सॉरी रूट 3/2 का स्क्वायर, यानी 3/4। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1:3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज रीजन। अपने को ही बताना है। व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है। फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो वही होता है ना, रेंज होता है क्या तुम्हारा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज ये कह रहा है साइन टू थीटा को 1 हो जाना चाहिए, यानी कि साइन को मैक्सिमम होना चाहिए। साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है, साइन किसी भी चीज का साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। ये 1 हो जाएगा तब ये यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। और ये कब होगा, जब टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाना चाहिए। तो वो बात भी एकदम सही लिखी है। तो ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल fired from ground is u, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रूट थ्री बाई टू यू, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक चीज समझ में आई, तुरंत पकड़ में आना चाहिए तुम्हारे पास। इस तरीके का प्रोजेक्टाइल का पाथ है, अगर ये u है ना, तो ये होगा u cos थीटा, और जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बचेगी वो केवल u cos थीटा ही बचेगी। तो बेसिकली जो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी वही है, ठीक है, सेम चीज लिखी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि u cos थीटा ही है रूट थ्री बाई टू यू। समझे बात को, u से u काट दो, cos थीटा रूट थ्री बाई टू आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाई जी, है ना। कितना हो जाएगा, टू बाई जी अलग रख लो, u साइन थीटा, ठीक है, u भी रख लो, ठीक है, टू यू बाई जी रख लो। साइन थीटा कितना होगा, रूट cos थीटा का रूट थ्री बाई टू है, तो साइन थीटा अपने आप दिख रहा है 1/2 हो जाएगा। और ये एंगल कौन सा है भाई, साइन 1/2 होता है 30 का, तो 30 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर लिख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, टू से टू कट गया, तो ये बचेगा, ये केवल u बाई जी। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two objects are projected with same velocity u, however at different angles alpha and beta with horizontal। तो u से फेंका है, बट एक को अल्फा से एक को बीटा से, दोनों का सम 90, यानी कि कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि अल्फा तो हाई है और बीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट, अपने समझ में आ रहा है 1:1। रेंज का रेशियो तो 1:1 ही हो जाएगा ना, सेम ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट। टू projectiles thrown at 30 degree and 45 degree with horizontal respectively reach the maximum height in same time। अब हाँ, मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, मैक्सिमम हाइट में कितने टाइम में पहुंचता है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट बाई टू, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का सेम है, अगर आधा डिस्टेंस वो दोनों बराबरी से कवर किया तो बचा हुआ आधा भी दोनों बराबरी से ही कवर करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है ना, पहली चीज ये दे दिया। तो रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो टी वन इक्वल टू टी टू, अपन ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं टू यू वन, इसकी वेलोसिटी यू वन बोल देते हैं, साइन 30 डिग्री बाय जी इज इक्वल टू टू यू टू साइन 45 डिग्री बाय जी। तो जी से जी गया, टू से टू गया, अपने से पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी, और जिस रेशियो में पूछा ऐसा ही करना, यू टू बाई यू वन बता देना। पहले 30 डिग्री वाला दिया है तो 30 डिग्री वाले की ही हमने यू वन हमने माना है, तो यू वन बाई यू टू बताएंगे, ना कि यू टू बाई यू वन। तो यू वन बाई यू टू हो जाएगा अपना साइन 45 डिग्रीज बाय साइन 30 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ये रेशियो कितना बनेगा, 1/√2। तो आंसर होना चाहिए तुम्हारा ए है, आई सॉरी, 1/√2 1/2 ऐसा बनेगा ना, 1/√2 इंटू 2/1, ये तो बन गया √2 ना। तो √2:1 तुम्हारा आंसर होना चाहिए। सॉरी यार, सिली मिस्टेक हो गई, एग्जाम में मत कर देना तुम, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। अगेन वही रेंज और मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, वही चीजें आ रही हैं। तो रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, आर इक्वल टू एच मैक्स, कितना, स्पीड 15 ही है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो यहाँ से वही चीज आएगा कि tan थीटा इक्वल टू 4, है ना, ये वही क्वेश्चन है जो अभी ऊपर किया था हमने सेम, तो वही आ जाएगा। तो थीटा है, ये कैसे आया, तुमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ही है, नहीं देखा तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, यही है, सेम रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू projectiles P1 and P2 are thrown with speeds in the ratio √3 to √2 attain the same height during the air motion। If P2 is thrown at an angle 60 degree, then with the horizontal, then the angle of position of P1 with the horizontal, ठीक है। तो P1 का horizontal मैं थीटा वन मान लेता हूँ अभी तक के लिए, या थीटा ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, ठीक है, h1 इक्वल टू h2 है, यानी कि पहले की वेलोसिटी कुछ होगी u1 लेट से, u1 स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही थीटा अपने को निकालना है, बाई 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री दिया है ना, बाई 2g। तो 2g तो पहले ही चले गए, है ना। अपने को यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर। अब एक चीज देखना, अपने को दिया है ये u1 अपॉन u2 की अपने को वैल्यू दी है √3/√2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अपना u1, सॉरी, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर कितना होगा भाई, इसका स्क्वायर तो 3/2। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर कितना होगा 2/3। समझ में आया, रेसिप्रोकल किया है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा 3/4, स्क्वायर कर देंगे ना, 3/4 इंटू u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर करेंगे तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 गया, ये 1/2 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि थीटा कितना है भाई, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 1/√2 किसका होता है, 45 डिग्री का, जिसका कॉस भी 1/√2 ही होता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, तो हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द बॉल। ठीक है, अब इसमें बोला है कि आर मैक्स 100 है, तो एच मैक्स कितना होगा। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, आर मैक्स क्या होता है भाई, u² साइन 2 थीटा बाई जी, ये होती है रेंज। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, u² बाई जी, जो कि हो जाएगी 100 के बराबर, क्योंकि ये 1 हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। तो u² बाई जी की वैल्यू 100 है ना। और अपने को एच मैक्स निकालना है ना। एच मैक्स क्या होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। चलो, तो ये कितना होगा, ध्यान से देखो। अब इसमें लोग गलती क्या क्या करते हैं, कभी 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 लोग ये साइन 2 थीटा और ये दोनों थीटा सेम मान लेते हैं, बट एक्चुअल में क्या है कि जो अपन ने मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा रखा है और जो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा होगा वो कभी सही हो, कभी सेम हो भी सकता है, बट जनरली सेम नहीं होगा। तो ये थीटा 1 है या थीटा 2 है, दोनों अलग अलग थीटा है, ठीक है। तो ये मत करना कि जितने एंगल 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट किसी और एंगल पर भी हो सकती है, ठीक है। और जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, मैक्सिमम हाइट हमेशा कब मिलती है, जब खुद ही ऑब्जर्व करो ना, एक स्पीड है तो मैक्सिमम हाइट कब अटेन होगी, जब थीटा 90 होगा, ना कि 45। तो इसकी वैल्यू 1 कर दो बस, ये सीधे, तो साइन 90 के लिए 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 करोगे, ये ध्यान दे सकते हो कि थीटा 1 का कितना है 45 डिग्री, जिसके लिए साइन 2 थीटा 1 तुम्हारा 1 देगा। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है थीटा 2 = 90 डिग्री। तो ये गलती लोग कर देते हैं कि ये 45, यहाँ पे भी 45 ले लेते हैं, वो मत कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया अपना काम। तो अपना एच मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, u²/2g। देखो यहाँ से हो सकता है तुम्हारे दिमाग में मिसकंसेप्शन ना भी आया हो, तो अच्छी बात है, अगर आया होता तो वो मैंने क्लियर कर दिया। तो कितना हो जाएगा, u²/g की वैल्यू तो अपने को पता है 100/2, तो 50 अपना आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements, one is labeled assertion, other is reason। assertion है, two identical balls a and b are thrown with same velocity u at two different angles with the horizontal attain the same range r। ठीक है, u से फेंका है, अलग अलग एंगल, मतलब u से फेंका है, एक को थीटा 1 से फेंका, एक को थीटा 2 से फेंका, दोनों की रेंज जो है वो सेम है। तो r1 = r2 = r, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इफ a एंड b रीच द मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2, तो r = 4√h1 h2, ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं, चलो। r की वैल्यू है u² sin 2 थीटा 1। अच्छा, एक चीज, रेंज दोनों की सेम है, एक ही समझो, रेंज दोनों की सेम है ना, सेम वेलोसिटी से फेंका है, तो रेंज क्या होती है, u² sin 2 थीटा/जी। अब वेलोसिटी तो सेम कर ही दी, जी भी सेम है, दोनों रेंज सेम कब हो सकती है, दो ही केस में हो सकती है, या तो थीटा 1 = थीटा 2 हो जाए, है ना, या फिर थीटा 1 = 90 डिग्री माइनस थीटा 2 हो जाए, ऐसा कुछ, है ना। दो ही केसेस में रेंज सेम हो सकती है। अब यहाँ से देखो, ये यू एट टू डिफरेंट एंगल पहले ही बोल दिया इसने, तो ये तो नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि थीटा 1 अगर 90, अगर थीटा 1, या ऐसा लिख लो यार, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा कि थीटा 2 = 90 डिग्री माइनस थीटा 1।
ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर थीटा वन है तो थीटा टू 90 माइनस थीटा वन हो जाएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो रेंज लिखते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, है ना, और इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और एच मैक्स कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, है ना। रूट H1 H2 करने को बोला ना, करके देख लेते हैं। तो H1 H2, H1 ये हो गया, H2 कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, बाई टू जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और ये हो जाएगा साइन 90 में थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, एक मिनट, ये H1 है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी हो जाएगा ये। ठीक है, एक पेज ऐड करना पड़ेगा इसमें, ऐड कर लेता हूँ एक मिनट जरा, है ना। तो ये हो गया, और रूट H1 H2 करके देखते हैं, H1 H2 कर लेते हैं पहले, तो वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, सॉरी, यू स्क्वायर अंडर यू स्क्वायर यूज की पावर 4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 जी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 4 जी स्क्वायर एक्चुअली, है ना। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो पूरा बनेगा ना फिर 4 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिकली क्या है, ये 2 sin थीटा कॉस थीटा का ही होल स्क्वायर, और 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ u की पावर 4 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा, ये बेसिकली 2 sin थीटा कॉस थीटा का ही स्क्वायर लिखा है, तो यानी कि कितना हो गया, sin 2 थीटा का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 2 थीटा वही लिखा है। नीचे हो जाएगा 4 और 4 16 जी स्क्वायर, ये H1 H2 है। इसका रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो कितना बनेगा, ये बनेगा यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई 16 का कितना हो जाएगा 4 जी, ये हो गया रूट H1 H2, है ना। और ये कितना लिखा है, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी क्या होता है, रेंज होता है, तो ये हो जाएगा रूट H1 H2 इज इक्वल टू रेंज बाई 4, यहाँ से रेंज आ जाएगा 4 रूट H1 H2, ये कितना हो गया, इसमें से रेंज इक्वल टू 4 रूट H1 H2 एकदम सही है। और ये देख सकते हो कि H1 H2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी, हाँ ठीक है, तो 90 माइनस थीटा तो कॉस ही होगा, सही है, ये भी कर ही लिया था। तो दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू। अब इसमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात आती है। हाँ, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो सॉरी यार, मैंने ऑप्शन बी बोल दिया था, ठीक है, ऑप्शन ए है। वही बात मैंने सही बोली थी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट ऑप्शन ए में वो चीज़ लिखी हुई है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलो। अब ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, इसके आगे का तुम होमवर्क कर लेना, बस ये सीधे पूछते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे तुम्हारा होमवर्क है 12 से लेकर के, हाँ ये देख सकते हो, है ये, फिर ये जेई एडवांस दो, सॉरी जेई मेन 2025 के हैं, ये देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको, इसके सोल्यूशन तुम्हें 1 मिनट 1 क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, और बाकी तुम इसको चाहो तो बाद में अपने उससे भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ फुल टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल पे, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, चलो। एनसीसी परेड इज गोइंग ऑन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अंडर अ मैंगो ट्री ऑन विच अ मंकी is sitting with a height of 19.6। ठीक है, monkey drops a mango, a cadet will receive the mango whose distance from the tree at the time of drop is। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, प्रोजेक्टाइल भी नहीं है ये, वही 2 1D मोशन वाली चीज है। बेसिकली ये एक तरह का ग्राउंड है, ये हमने बना दिया एक ट्री। ठीक है, ये हो गया ट्री। अब ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एनसीसी की परेड चल रही है, लेट से कोई एक कैडेट है उस परेड का, जो कि इधर की तरफ चल रहा है, कितने से 9 किलोमीटर पर आवर से। इसको पहले मीटर पर सेकंड में कर लें, क्योंकि यहाँ मीटर दिख रहा है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिक अगर तुम्हें नहीं पता है तो जान लो, इंटू 5/18 करते हैं, तो 9 टू 18 इस तरीके का बन जाएगा। तो ये बनेगा तुम्हारा 2.5 मीटर पर सेकेंड, इससे ये चल रहा है। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है अंडर अ मैंगो ट्री, और यहाँ पर जो है मैंगो ट्री की हाइट तुम्हें गिवन है, लेट से ये रही, कितनी, 19.6 मीटर। अब यहाँ पर बैठा है भाई एक मंकी, ये रहा। ठीक है, मंकी क्या करेगा, यहाँ से एक मैंगो ड्रॉप करेगा, और मैंगो जो है यहाँ से नीचे, मतलब सीधा सीधा ऐसे नीचे गिरेगा। और मैंगो की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि उसने जस्ट ड्रॉप करा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कोई वेलोसिटी दी है उसको। कैडेट विल रिसीव द मैंगो फ्रॉम द ट्री एट द टाइम ऑफ ड्रॉप। तो जब इसने यहाँ से फेंका, उस समय ये लेट से यहाँ से कुछ दूरी एक्स पर था। अब ये दूरी कितनी होनी चाहिए,
कि जब तक ये यहाँ पहुंचे तब तक ये मैंगो इसके हाथ में पहुंचे और ये इसको कैच कर ले। तो सीधी सीधी बात है कि मैंगो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई, 19.6 मीटर है, तो 19.6 एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू जीरो है और नीचे की तरफ पॉजिटिव माने तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि लिखा हुआ है हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इसको तुम लिख सकते हो 9.8 इंटू टू, 9.8 इंटू टू, फिर ये टू उधर जाएगा इंटू टू अपॉन 9.8, ऐसा लिख सकते हो, ये कट जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से आ जाएगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ये पेड़ से आम गिर जाएगा। तो आदमी यहाँ से 2 सेकेंड में पहुंच जाना चाहिए। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और यहाँ से 2 सेकेंड में उधर पहुंच जाए तो कितना, मतलब अपने समझ सकते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम कर लो 2.5 अपॉन, फिर स्पीड इंटू टाइम कर लो, तो 2.5 की स्पीड है और टाइम कितना 2 सेकेंड है, तो कितना हो जाए 5 मीटर हो जाना चाहिए। 5 मीटर दूर होगा तो एग्जैक्ट टाइम में पहुंच जाएगा, तो 5 मीटर इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो द स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक क्लिफ है भाई, ठीक है, इस तरीके की, ऊपर बनाते हैं थोड़ा जगह बनेगी, इस तरीके की एक क्लिफ बना ली अपन ने, ठीक है। इस क्लिफ के टॉप पर एक चाइल्ड खड़ा है जो कि 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ये क्लिफ है 10 मीटर इसकी हाइट है। एक हॉरिजॉन्टली स्टोन फेंकता है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली इस तरीके से फेंकता है 10, और एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। तो अब बताना है कि ये ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके का कुछ मोशन इसका देखने को मिलेगा और ये यहाँ जाकर के हिट करेगा। अब ग्राउंड पे जब ये हिट करेगा उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, तो अब एक बात बताओ, इस पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ जी। तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड हमने इसको दी है, क्या ये जरा भी कम होगी, तो ये कम नहीं होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं ना, एक्सेलरेशन तो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये तो 5 रहेगा ही रहेगा। तो क्या हमारा आंसर 5 हो गया, नहीं, ये तो है, बट नीचे आने तक इसके बाद एक वी वाई भी आ जाएगा, और अब वो वी वाई कितना होगा ये भी हम निकालेंगे, और हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि कुछ इस तरीके का आएगा, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो वी वाई निकालते हैं। तो वी वाई निकालने के लिए क्या करें, वाई का मोशन देखते हैं। तो यू वाई क्या था भाई, जीरो, ठीक है, क्योंकि वाई में तो कोई वेलोसिटी थी नहीं। और ए वाई क्या है, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लें, चलो, मैं हमेशा ऐसे ऊपर से फेंकने वाले क्वेश्चन में नीचे की तरफ पॉजिटिव मानता हूँ। ए वाई हो जाएगा तुम्हारा +10, हाँ, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी वाई हो जाएगा u+80, तो 0 + 10 इंटू टी, बट ये नहीं लगाते क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास एस वाई भी तो है ना, नीचे की तरफ +10, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव है, 10 मीटर हाइट नीचे गिरा है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as लगा लेते हैं, तो वी वाई स्क्वायर हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा 10 इंटू एस हो जाएगा कितना 10, ये आएगा 2 इंटू 100, तो 200 आ जाएगा वी वाई स्क्वायर, है ना। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर लिखते हैं हम अंडर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर कितना है 200, 200 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो अंडर रूट 225, तो 225 किसका स्क्वायर होता है भाई, 15 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई में 2022 मेरे साल का क्वेश्चन, पर मेरी शिफ्ट का नहीं है। एट इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव इन, starting from rest at equal to zero, a truck starting from rest moves in positive x direction with a uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक इस तरीके का ट्रक है अपने पास, एक सेकेंड, ये है रोड, एक ट्रक है, ये बना दिया ट्रक, ठीक है। ये चल रहा है एक डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एट इक्वल टू 20 सेकेंड अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रक, तो टी इक्वल टू 20 पर, है ना, ये टी इक्वल टू 0 पर चालू होगा, टी इक्वल टू 20 पर होगा। यहाँ पर इसके टॉप से एक बॉल को हम रिलीज करेंगे, द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड 1 सेकेंड आफ्टर द रिलीज, वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। चलो, at t equal to 20 seconds a ball is released from the top of the truck, the ball strikes the ground in 1 second after the release, velocity of ball when it strikes the ground will be, चलो, देखते हैं। तो t इक्वल टू 20 सेकंड की अगर हम बात करें तो इसके बाद एक वेलोसिटी आ चुकी होगी, कितनी भाई, v होगी कितनी, इनिशियली यहाँ पर u जीरो था, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट बोल रहा है। तो 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 5 का, और टाइम कितना हो गया भाई 20,
तो कितनी आ गई 520 या 100 मीटर पर सेकंड की एक वेलोसिटी आ गई होगी। ठीक है। और टी को 20 पर एक बॉल को हमने रिलीज किया फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रक, बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 1 सेकंड आफ्टर द रिलीज। ठीक है। तो यहाँ से अपन ने इसको रिलीज किया ऐसे करके, है ना। इसके बाद एक वेलोसिटी ऑलरेडी होगी 100 मीटर पर सेकंड की। तो ये नीचे की तरफ स्ट्राइक किया कितनी देर में, 1 सेकंड में, है ना। 1 सेकंड में स्ट्राइक किया। चलो, तो जब स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी वाई में कितनी होगी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो है, यू वाई तो जीरो है, प्लस ए वाई टी। ए वाई कितना है भाई, एक्सेलरेशन 10 का है, और टाइम कितना लगा है, 1 बता ही दिया इसने, तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वाई में आ जाएगी 1 सेकंड के अंदर जब ये नीचे स्ट्राइक किया। और इधर तो अपनी जो जो 100 थी वो 100 रहेगी, क्योंकि जब उससे अलग हो गया तब उसकी वेलोसिटी नहीं, बट जब वो छोड़ा गया तो उसकी वेलोसिटी लेके छूटेगा। तो 100 और 10 इस तरीके का होगा। तो इसकी वेलोसिटी साफ साफ दिख रही है कि 100 मीटर पर सेकंड आई कैप में होनी चाहिए और -10 जे कैप में होनी चाहिए, अगर हम ऐसे एक्स वाई मानते हैं तो। और ऐसे ही मानना है शायद। ठीक है। तो 100 - 10 ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई में 2022, a projectile launched at an angle alpha with horizontal with velocity 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड its inclination with horizontal is बीटा, तो वैल्यू tan बीटा विल बी। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब देखो समझते हैं। इस तरीके का एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी 20 से एट एन एंगल अल्फा प्रोजेक्ट किया है, तो इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा। अभी कह रहा है आफ्टर 10 सेकेंड इसका इंक्लिनेशन बीटा हो जाए। लेट से यहाँ पर कहीं है ये 10 सेकेंड बाद, और अब बोल रहा है कि ये हो गया बीटा, तो टैन बीटा की वैल्यू बताओ। तो एक चीज तो पहले समझ में आती है कि यहाँ पर कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। मैं इसको बोल देता हूँ वी नॉट बोल दूं या वी बोल देता हूँ, वी बोल देता हूँ। यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी वी। तो अपने को एक चीज पता है कि जो वी कॉस बीटा होगी वो बराबर होगी 20 कॉस अल्फा के। ये मैंने कैसे बोला भाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, 20 कॉस अल्फा है, इसका खैर लिख सकते हो वी कॉस बीटा, और यही 20 कॉस अल्फा होगा क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ ना। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। अब वाई में इक्वेशन लगाएं तो हम लिख सकते हैं आफ्टर 10 सेकंड बोला है ना, तो वी वाई हो जाएगा, तो वी साइन बीटा, ये वाई में इक्वेशन लगा रहा है, इज इक्वल टू यू में कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना था 20 sin अल्फा, 20 sin अल्फा प्लस 80। तो अब इधर की तरफ पॉजिटिव माना है अपन ने, क्योंकि जो है दोनों ये पॉजिटिव लिख लिए ना, तो माइनस लिखेंगे, जी की वैल्यू कितनी लिखेंगे 10, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। और टाइम कितना हो जाएगा भाई, 10 सेकेंड, तो इंटू 10, ऐसा यू प्लस 80 लगा दिया अपन ने। चलो, तो वी कॉस अल्फ बीटा वी साइन बीटा मिल गया अपने को। चाहिए क्या, टैन बीटा चाहिए अपने को, तो इन दोनों को डिवाइड करने अपना काम बन जाएगा। टैन बीटा की वैल्यू आएगी 20 sin अल्फा -100 अपॉन 20 cos अल्फा, इसको इससे डिवाइड किया है, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे टैन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, है ना ये, सॉरी। हाँ, तो 1000 आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो ये बनेगा अपना टैन अल्फा माइनस 100/20, तो यानी कि 100/20 इधर बनेगा 5 अपॉन कॉस अल्फा, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टैन अल्फा -5 सेक अल्फा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना चाहिए, सॉरी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a helicopter is flying horizontally with speed v at an altitude h has to drop a food packet for a man on the ground। ठीक है, तो at a height h वो v वेलोसिटी से चल रहा है, उसको फूड पैकेट छोड़ना। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, देखना ध्यान से। ये है ग्राउंड, ये रहा हेलीकॉप्टर जो कि इधर की तरफ चल रहा है कितनी स्पीड से, वी वेलोसिटी से। ठीक है, इसको एक फूड पैकेट छोड़ना है ना। जब ये फूड पैकेट छोड़ेगा तो फूड पैकेट के पास एक तो ये वी वेलोसिटी होगी, और बाकी वाई में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, बट वो कुछ इस तरीके से फिर गिरते हुए जाएगा और यहाँ पर जाके गिरेगा। अब हमें करना ये है कि जहां पर ये गिरे वहीं पर आदमी खड़ा होना चाहिए, उस हिसाब से फेंका गया, तो यहाँ आदमी खड़ा है, तो आदमी यहाँ खड़ा है, ये इस तरीके से गिरा। तो अपने को ये बताना है कि आदमी का व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप। तो अपने को ये इस हेलीकॉप्टर से इस आदमी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि अपने को बताना है, ये इस तरीके से कह सकते हैं अपन, ये बताना है ये डी कितना होगा। समझे बात को। तो उसके लिए एक काम करते हैं, ये एक्स अलग निकाल लेते हैं, कितना चला, ये वाई उसकी हाइट कितनी है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, वाई तो शायद गिवन है, एल्टीट्यूड एच पर चल रहा है तो इसको एच ही लिखो। ये एक्स निकाल लेते हैं, तो अपना आंसर कितना होगा, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होना चाहिए। एच अपने पास गिवन ही है, एक्स निकालते हैं भाई।
तो अपने को पहले तो ये निकालना कि नीचे आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो देखते हैं। जब ये नीचे पहुंचा है तो इसने हाइट कवर की है एच, तो हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू जीरो है जीरो, वाई में तो जीरो है, प्लस हाफ हाँ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू एच बाई जी। वैसे ये रिजल्ट याद करने को मैंने तुमसे बोला था, बट मैं खुद याद नहीं रखता, तो अगर तुम्हें याद था तो ठीक है, वरना ऐसे कर लेना 1 मिनट में। ठीक है, तो अंडर रूट टू एच बाई जी। ठीक है, ये हो गया टाइम डन। अब जो ये एक्स डिस्टेंस चला है, ये सिंपली इसी टाइम को मैं इस वेलोसिटी वी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा वी इंटू रूट टू एच बाई जी। ये एक्स हो गया। अब आंसर लिख देता हूँ, तो डी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर करते हैं, तो हम लिखेंगे टू एच वी स्क्वायर बाई जी। ये तो ऐसा आ जाएगा, ये वी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस टू एच वी स्क्वायर बाई जी। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bomb is dropped from a fighter plane flying horizontally to an observer sitting in the plane. The trajectory of bomb is, तो समझना बात को कि एक बॉम्ब है जो कि फाइटर प्लेन से फेंका गया है, जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, तो प्लेन ऐसा फ्लाई कर रहा है, तो यहाँ से बॉम्ब फेंका है ना, तो बॉम्ब की ट्रेजेक्ट्री अगर हम देखें तो ये है जमीन, है ना, अगर ऐसा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो फाइटर प्लेन के पास अपनी कुछ वेलोसिटी है, लेट्स से वी, है ना, जब हमने इसको फेंका, इसके पास भी अपनी एक वेलोसिटी होगी, और वो होगी यही वी के बराबर। इसकी ट्रेजेक्टरी ग्राउंड फ्रेम में तो कुछ इस तरीके की होगी, बट एक चीज समझो कि जिस इंस्टेंट पर ये यहाँ पहुंचा होगा, है ना, इसी इंस्टेंट पर ये फाइटर प्लेन यहाँ होगा, फाइटर प्लेन भी इधर इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, तो फाइटर प्लेन में बैठे आदमी को क्या दिखेगा कि बस पैकेट नीचे की तरफ ऐसे 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 चला जा रहा है, बट अल्टीमेटली दोनों ही आगे भी बढ़ रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से, बट जो है उसको ऐसा लगेगा फाइटर प्लेन में बैठे आदमी को कि वो नीचे गिर रहा है सीधे, समझे बात को, क्योंकि दोनों के पास सेम स्पीड है। ये एकदम वही पहली चीज है जो जहां से हमने चालू किया था, वही वाली बात है। तो अगर ऑब्जर्वर जो प्लेन के अंदर बैठा उसको कैसा दिखेगा? हाइपरबोला नहीं, पैराबोला नहीं, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन यस, और ये तो फिर गलत हो ही गया। ठीक है, तो अंदर बैठे आदमी को ऐसे दिखेगा, क्योंकि जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही उसको भी मिली होगी पैकेट की, और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी ही रहेगी, तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगी उसके लिए, और उसके लिए केवल नीचे जा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जेई मेन 2024, द बॉडी ऑफ मास एम थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी वी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, हाइट एच कर्सिव द ग्राउंड 100 मीटर ऑन द फुट ऑफ द टावर, टू एंड फ्रॉम द वेलोसिटी वी बाय सिमिलर ही है यार, ये कर लेना। ठीक है, इसके आगे, अब इसके आगे सारा तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, 35 36 37 38 40, ये सब यही फॉर्मूला है, कुछ दिक्कत हो तो बताना, डाउट मैं बता दूंगा। फिर ये व्हाइट कलर से जो मैंने लिखा है जेई मेन 2025, जैसा मैंने तुम्हें बताया, 44, 45, 46, 47, 48, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के एक आध सवाल है, जैसे ये एक ही क्वेश्चन है शायद, 49, 50। हाँ, दो क्वेश्चन है, तो ये कर लेना, वही जो तुम्हें एक्सटेंसिटा वाली बताई थी ना। चलो एक करा ही देता हूँ, एक कर लेते हैं इसका, आ जाओ ये वाला कर लेते हैं। द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो यहाँ पर वही लॉजिक आएगा। मैक्सिमम हाइट पे हमने क्या बोला था कि जैसे इस तरीके का प्रोजेक्टाइल है, तो मैक्सिमम हाइट के टाइम क्या होगा कि इसका स्लोप देखो, तुम्हें यहाँ पे जीरो दिख रहा होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स में जीरो कर दूं, और उस टाइम पे जो मेरे को वाई की वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी मैक्सिमम हाइट, ये ध्यान रखना, ये मैंने तुम्हें बोला था। चलो डी वाई बाई डी एक्स जीरो करते हैं पहले तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो वो हो जाएगा 1 - 2x/20, इसको करेंगे जीरो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 मीटर। अब कई लोग यहीं से 10 आंसर लगा देंगे, और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने को क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, ये तो 10 क्या है कि मैक्सिमम हाइट के टाइम एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि ये वैल्यू है 10, बट मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वाई इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू 10 रखोगे, तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर बाई 20, यानी कि 10 माइनस 100/20, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो आंसर होगा तुम्हारा 5 मीटर, ना कि 10 मीटर। तो ये गलती लोग जनरली करते हैं, और इसीलिए ये सवाल दिया गया था। ठीक है, चलो ठीक है भाई, इसके बाद तुम्हारा अभी ये 50 क्वेश्चन, यहाँ तक तुम्हारा होमवर्क, और इसके बाद तुम्हारा ये कंप्लीट है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, लास्ट में हम वेटेज की बात करते हैं, तो मैं तुम्हें इसका वेटेज बता देता हूँ टोटल। तो तुम्हें ये बात तो पता ही होगी अब कि काइनेमेटिक्स का खुद टोटल फिजिक्स का 4% वेटेज है ना, ऑन एन एवरेज ऑफ लास्ट 4 5 ईयर्स। ठीक है, और 2020 से लेकर के अगर मैं 2024 की बात करूं, है ना, तो प्रोजेक्टाइल का वेटेज जो रहा है तुम्हारा, है ना, वो रहा है
18% प्लस 12%, जिसमें से 18% है तुम्हारा बेसिकली ये वाला रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल बेसिकली है ना। और ये जो 12% है ये है इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इनकम्प्लीट, ये जनरल प्रोजेक्टाइल, ये जनरल 2D उस तरीके का, ठीक है। इसके अलावा इंक्लाइंट से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, तो ये टोटल मिला के कितना हुआ, 18, ये तो हो जाएगा 30%, तो 30% तुम्हारा काइनेमेटिक्स का यही होता है। 2025 की बात करी जाए अगर, है ना, तो जो है तुम्हारा लगभग लगभग, ध्यान से देखो, 26% प्लस 26% ऐसा देखने को मिला है, ठीक है, जिसमें 26% वो है स्टैंडर्ड वाला और 26% है इनकम्प्लीट वाला, है ना। और टोटल मिला के ये होता है 52%। तो देख सकते हो काइनेमेटिक्स में से आधा तो इसी से पूछा गया है। तो अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन के सवाल हम बात कर रहे थे डायरेक्टली नहीं पूछे, वो बेसिकली यहाँ पूछ लिए हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ डायरेक्टली नहीं पूछा है, एक सवाल सिंगल 1D में डायरेक्टली लगाने को नहीं आया, बट जो है प्रोजेक्टाइल क्या है, दो वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर पूछ ले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, तो इसलिए प्रोजेक्टाइल का वेटेज बढ़ गया, वही वन डायमेंशनल का हट गया है, घट गया है जो। तो वो उस वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन उठ के यहाँ आया है, तो अल्टीमेटली है वही चीजें, थोड़ा बहुत बस ऐसा कर दिया कि वहां वन डायमेंशनल के डायरेक्टली पूछ लेता था कि स्ट्रेट लाइन में कार में ब्रेक लगाया है वो, वहां अब थोड़ा सा उसको भी प्रोजेक्टाइल में ही पूछा है, इस तरीके से। बाकी 25 क्वेश्चन तुम्हें देखना हो तो देख लेना, पीडीएफ में अटैच्ड है। उनके सॉल्यूशन वैसे मैं 1 मिनट 1 क्वेश्चन में कराऊंगा ही। और बाकी अगर तुम, मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि तुम उसको एज फुल पेपर्स करो, तो वो तुम अपने हिसाब से कर लेना, इसीलिए मैंने क्लास में नहीं कराया, ठीक है, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो यार आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसके अलावा मेरे से टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी पूछ सकते हो। और अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके सारे पीडीएफ और इससे रिलेटेड सारा मटेरियल तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और तुम अपने डाउट्स वगैरह आपस में और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।